तो गाइस लुकिज्म के पार्ट 10 में आप सबका स्वागत है। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर काफी कुछ सीक्रेट रिवील हुई थी, जैसे कि हमें पता लगा था प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में। एंड हमें ये भी पता चला था कि डीजी ही असल में जेम्स ली है, जिसको फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड कहा जाता है, क्योंकि उसने पूरे फर्स्ट जनरेशन को ही लपेट दिया था। खैर हमने ये भी देखा था कि जीहो अब जेल से भाग गया है और उसने अनसन पब्लिक के साथ मिलकर एक क्रू बना लिया है जिसका नाम ही है जेम्स ली। एंड लास्ट पार्ट के आखिर में हमने देखा था जेम्स ली खुद यहाँ पर आके इस गैंग को खत्म करेगा, वो भी 8 घंटे के अंदर, क्योंकि बंदे को फ्लाइट भी पकड़ना है, वो विदेश जाएगा काम के लिए। तो गाइस अब यह से ही शुरू होता है वन नाइट 3 आर्क। शुरुआत में हम देखते हैं इस लड़की को, जो और भी कुछ लड़कियों को गैदर करके यहाँ पर यही बोल रही थी कि हम यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड ये सब लड़कियां ये बात बोल रही है जीहो को। जीहो पूछता है ऐसा क्यों, तुम सब यहाँ काम क्यों नहीं कर सकते? ये लड़कियां बोलती है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, हमें यहाँ पर ड्रिंक करना पड़ता है, ऊपर से रात भर काम करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। हम मानते हैं कि आपने हमें एक्सेप्ट किया था जब हम लोग घर से भाग के आए थे, बट अब हम सब ये काम नहीं कर पाएंगे, हम क्विट करना चाहते हैं। और मुझे तो मेरी मॉम की काफी ज्यादा याद भी आ रही है, मुझे घर जाना है। ये सब यहाँ पर यही बातें कर रही थी, तभी यहाँ एक बंदा आता है जो इन लड़कियों के ऊपर भड़कने लग जाता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने काम में वापस जाओ। जीहो कहता है कि अरे शांत हो जा, मैं इन लड़कियों को काफी अच्छे से सिखा दूंगा। एंड जीहो यहाँ पर इन लड़कियों से कहता है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकते हो। ये लड़कियां तो ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या सच में, क्या हम सातों लड़कियां घर वापस जा सकते हैं? जीहो कहता है कि हाँ तुम सब जा सकते हो, लेकिन उसके बदले मैं इस आदमी का 7 दांत तोड़ दूंगा। एंड जीहो एक एक करके दांत तोड़ना भी शुरू कर देता है। इसे देखकर तो ये लड़की खुद ही जीहो के पैर पड़ जाती है कि प्लीज अब ऐसा मत करो, हम यहाँ पर काम करेंगे एंड हम कभी नहीं कहेंगे कि हमें घर जाना है। अब इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है जेस के ऊपर, और जेस कहता है कि मुझे पता है तुम लोग मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें जानना है जेम्स क्रू के बारे में, है ना? एंड हम देख पा रहे हैं कि इसके सामने इस टाइम डैनियल, एली और जैक खड़ा है, और ये लोग कहता है कि भाई तुझे ये बात कैसे पता? जेस कहता है कि भाई ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। ये लोग पूछता है कि तू उन्हें क्यों ढूंढ रहा है? जेस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों ने बन नकेल्स गैंग के साथ पंगा लिया है। तुम लोगों को याद होगा अनसन का नंबर 2 जिसका नाम चैनिंग है, उसने अकेले ही बन नकेल्स के मेंबर्स को कूट दिया था। तो जेस इस टाइम यही बताता है कि वो यहाँ आया था भास्को को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे भास्को नहीं मिला, तो उसने हमारे लौंडे लोगों को पीट दिया और उनके बॉडी के ऊपर उल्टे सीधे टैटू भी कर दिया। डैनियल पूछता है क्या ये बात भास्को को पता है? जेस कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं बताया, वो पहले से ही बुरे लोगों को पीटने में लगा हुआ है। तो अब अगर उसे ये पता चल गया कि बन नकेल्स भी वही चीजें सफर कर रहा है जो भास्को ने अपने चाइल्डहुड में किया था, फिर तो भास्को उस आदमी को जान से मार ही डालेगा। जैक कहता है ठीक है फिर हम एक साथ काम करेंगे, और बता तेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जेस बताता है कि वो लोग बेसिकली गैंग बाग के अंदर एक बार चला रहा है। जैक कहता है ठीक है फिर हम वहाँ पर जाके अटैक कर देते हैं। जेस कहता है नहीं नहीं, वो कोई ऑर्डिनरी बार नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वेरीफाइड कस्टमरी अलाउ है। मैंने काफी बार ट्राई किया पर मैं बार बार फेल हो गया। उन्हें बिजनेस चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि उन लोगों को कहा जाता है अनसन पब्लिक, और वो यहाँ सियोल में आया है अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए। डैनियल कहता है कि फिर अब हम लोग क्या करेंगे? जेस कहता है कि टेंशन मत ले भाई, मेरे पास एक प्लान है, और वो प्लान ये है कि गाइस तुम्हें पता होगा कि अनसन पब्लिक वाले अपने बार के अंदर उन लोगों को रिक्रूट कर रहा है जो घर से भाग के आए हैं। तो हमारा डैनियल और एली भी ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो लोग घर से भाग के आए हैं ताकि अनसन वाले उन्हें रिक्रूट कर ले। और तुम देख सकते हो कि ये दोनों ही इस टाइम गैंगडोंग में पहुंच चुका है, लेकिन डैनियल एली को लेके थोड़ा टेंशन में है। डैनियल उससे पूछता भी है कि भाई वो लोग घर से भाग के आए हुए लोगों को फोर्सफुली अपने बार के अंदर काम करवा रहा है, सच में वो सब बहुत बुरे लोग है ना? एली कहता है कि यार डैनियल तू किसके बारे में बात कर रहा है, मैंने तुझे बोला ना मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। डैनियल कहता है कि भाई सुनकर अच्छा लगा कि तू गुस्से में नहीं है। एली कहता है कि यार चिल कर, मैं इन सब चीजों से गुस्सा नहीं होता। डैनियल तो मनी में नहीं कहता है कि एली प्लीज गुस्सा मत होना, नहीं तो जेस का पूरा प्लान ही बिगड़ जाएगा। अब इसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है डैनियल और जेस के बीच क्या बातचीत हुई थी। डैनियल पूछता है कि तो तू चाहता है हम दोनों गैंगडोंग में जाए? जेस कहता है कि हाँ, हम तो नॉर्मल तरीके से उनके बार के अंदर घुस नहीं पाएंगे, तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तू और एली जैंग गैंगडोंग में जा एंड तुम दोनों वहाँ पर जाके ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम दोनों घर से भाग के आए हो। लेकिन गाइस तुम लोग देखो, इन्हें देखकर लग रहा है कि ये लोग घर से भाग के आए हैं। खैर जो भी हो, अभी हम देखते हैं कि यहाँ आ जाता है अनसन का नंबर 3 जैकी, और जैकी यहाँ पर आके कहता है ओए तुम लोग घर से भाग के आए हो क्या? अब देखो गाइस सीन यहाँ से शिफ्ट होता है गैंग बाग में। हम देखते हैं गैंग बाग के ही एक बार के अंदर आया है जेस और जैक, एंड अनसन पब्लिक का जो मेन बार है वो यहाँ पर ही मौजूद है, लेकिन ये दोनों उस बार के अंदर नहीं आए हैं, उसके आसपास और भी बार है, उनमें से एक बार के अंदर ये लोग आए हैं। हम देखते हैं जैक इस टाइम कहता है कि अबे गधे, हम लोग बार के अंदर क्यों आए हैं?
जेस कहता है कि भाई टेंशन मत ले, ये मेरा प्लान का ही हिस्सा है। हम लोग यहाँ पर आए हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एंड इस टाइम जो लड़की जेस को एप्पल खिला रही है, जेस उससे ही पूछता है कि तुम लोगों का धंधा यहाँ पर स्लो चल रहा है क्या? ये लड़की कहती है हाँ, गैंगबग के अंदर रिसेंटली एक नया बार खुला है। जेस कहता है जहाँ तक मुझे पता है उसका नाम जेम्स ली क्रू बार है ना? क्या तुम बता सकते हो कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? ये लड़की कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। ऊपर से ये लड़की पूछती है कि वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तुम तो दिखने में काफी यंग लगते हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? जेस कहता है अरे नहीं नहीं, देखो ना मेरे गले पे ये एम्प्लॉय आईडी कार्ड लगा हुआ है, लेकिन तुम देख सकते हो कि ये स्टूडेंट आईडी है, उसमें लिखा हुआ भी है जे हाई स्कूल। जेस कहता है अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ पर एक टीचर हूँ। वही दूसरी तरफ जैक को तो ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। हम देखते हैं एक लड़की तो सीधा आके जैक का हाथ पकड़ लेती है एंड जैक भी लाइक अबे हट जा मेरे को मत छूना। ये लड़की कहती है मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जैक कहता है नहीं, कुछ भी मत कर, तू वहाँ पर ही बैठी रह, मैं अकेला ही सही हूँ। और वैसे तेरी उम्र कितनी है? ये लड़की कहती है कि आप मेरे उम्र क्यों पूछ रहे हो? जैक कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि दिखने में तू काफी यंग लग रहा है। एंड कहते हुए बंदा अपने मुंह के अंदर बर्फ घुसा के उसको चबा रहा है। खैर अभी जैक इस लड़की से पूछता है कि तुम वैसे ये काम क्यों कर रहे हो? ये लड़की कहती है कि क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। जैक कहता है अब तक तो तुमने काफी पैसा कमा लिया होगा, तो अब इस जॉब को छोड़ दो ना। ये लड़की कहती है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है, गैंगबग के अंदर ज्यादातर बार्स को गैंग मैनेज करते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी है फिर वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सुन के जैक कहता है गेट आउट, यहाँ से बाहर निकाल। इस लड़की को लगता है कि शायद इसने कोई गलती की है, तो ये लड़की कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं नहीं रहूंगी। जैक कहता है यहाँ से निकल और अपने हेड को बुला के ले आ। जेस पूछता है कि वैसे तू यहाँ के हेड को क्यों बुला रहा है? क्या तू उससे उनके बेस के बारे में पूछेगा? वैसे ये बुरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं होने वाला। तो जल्दी से यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं क्योंकि हमें और भी बार के अंदर जाना है। खैर अभी हम देखते हैं इस बार का जो हेड है वो यहाँ आ जाता है एंड जैक जाके सीधा इसके मुंह पर एक पंच मार के इसको घुमा देता है और यही कहता है कि साले 3 घंटे व्हाट द हेल। जैक के हरकतों को देखकर जेस का रिएक्शन तुम देखो। जेस भी लाइक साले मेरे प्लान का माँ बहन एक कर दिया। जैक कहता है कि भाई हम ऐसे तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी गैदर नहीं कर पाएंगे, तो अब से हम लोग एक गैंग की तरह काम करेंगे और पूरे गैंगबग को टेक ओवर करेंगे। जैक के बोलते ही ये सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं एंड यही वो सारे गुंडे लोग हैं जो शायद इस बार को चलाते हैं एंड इनका दिमाग तो पहले से ही खराब हुआ है क्योंकि इनका धंधा सही से नहीं चल रहा। हम देखते हैं ये सारे लोग जैक को चारों तरफ से घेर लेता है, बट जैक कहता है कि मैं इन सबको यहाँ पर पीट दूंगा और मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला। पर वही दूसरी साइड जेस तो थोड़ा टेंशन में आ चुका है। जेस कहता है कि यार शिट, मुझे पता था कि ये साला ऐसा ही हरकत करेगा, आखिरकार ये जोहन का दोस्त जो है। बट जो भी हो, इधर तो सब कुछ बिगड़ चुका है एंड आई होप कि उधर डैनियल और एली अपना काम सही से कर रहा होगा। और अभी हम उनके ही ऊपर आते हैं जहाँ डैनियल कहता है कि यार मुझे पता ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, और वो ये है कि एली ने यहाँ पर अनसन के नंबर 3 यानी जैकी का गर्दन पकड़ लिया है। और गाइस एली यहाँ पर गुस्से में इसलिए है क्योंकि इसने मैक्स और डेरिक को पीटा था। लेकिन बात और भी आगे बढ़ जाए उससे पहले डैनियल इनके बीच में आ जाता है और इनको यहाँ पर रोक के डैनियल जैकी से कहता है कि सॉरी, हमें माफ कर देना। वो हम लोग घर से भाग के आए हैं ना, तो हम लोगों के साथ काफी लोग पंगा लेते हैं, इसीलिए ये हमेशा गुस्से में रहता है, प्लीज इसे माफ कर दो। वही एली तो यहाँ पर अपना गुस्सा बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन डैनियल इस मामले को संभाल लेता है। वो प्लान के हिसाब से चलता है और वो जैकी से कहता है कि ना तो हमारे पास पैसा है और ना ही सोने का जगह है। जैकी कहता है कि यार मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर तू काम कर सकता है, बस तुझे वहाँ पर जाके एक इंटरव्यू देना है। डैनियल कहता है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हम देखते हैं इनकी बातचीत यहाँ पर हो जाती है, ये सब जाने लगता है और एली भी इनके साथ आ रहा था, पर डैनियल उसे रोक देता है कि नहीं, तू हमारे साथ नहीं जाएगा। एली कहता है कि हट जा, मैं इसको 3 सेकंड में मार दूंगा जान से। मतलब एली इस टाइम गुस्से में भरपूर है, पर डैनियल कहता है कि यार क्या तू जेस का प्लान भूल गया? अगर हमने यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ कर दिया तो हम इनके बेस तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए तू यहाँ पर ही रहेगा, सिर्फ मैं जा रहा हूँ अंदर। एंड डैनियल अनसन के ये नंबर 3 यानी जैकी के साथ चला जाता है और जैकी कहता है कि तेरा वो दोस्त नहीं आएगा क्या? डैनियल कहता है नहीं, वो काफी सेंसिटिव लड़का है, वो बाद में आ जाएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैक के ऊपर और जैक तो इन सभी के साथ लड़ने के लिए रेडी है। दूसरी साइड जेस इस लड़की से कहता है कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ, यहाँ पर लड़ाई होने वाला है। लेकिन बंदा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर रहा था और यही कह रहा था कि साला ये जैक के वजह से मेरा पूरा प्लान ही बिगड़ जाएगा। जेस कहता भी है कि जैक तू जोहन नहीं है, तू इनको नहीं हरा पाएगा, गैंगबग के गैंगस्टर लिटरली सच में पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि जैक यहाँ पर एक मुक्के में एक बंदे को सुला देता है और जैक यही कहता है कि डर मत, मैं दोबारा नहीं हारने वाला। एंड गाइस लिटरली जैक यहाँ पर एक एक बंदे को काफी गंदे तरीके से पीट रहा था। ये देख के जेस बड़ा शॉक होता है कि जैक तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है एंड सच में बंदा काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। तुम देख सकते हो कि उसने अकेले ही इन सभी को कूट दिया। इन सब की कुटाई करने के बाद जैक
इस लड़की से कहता है कि अब तू अपने घर वापस जा सकता है, तुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जैक ने जिन लोगों को कूटा है, जेस उन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है, लेकिन इनको ज्यादा कुछ पता नहीं था। ये बंदा कहता है कि हमें बस यही पता है कि वो कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट है जो इन दिनों गैंगबग के सभी बार्स को टेक ओवर करता जा रहा है। हमें नहीं पता कि वो हमारे बार को कब टेक ओवर कर ले, इसीलिए हम बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। बंदे ने ये कहा, तभी हम देखते हैं कि अनसन का जो नंबर 2 है चैनिंग, वो यहाँ पर आ जाता है एंड वो यहाँ पर आके कहता है कि अरे तुम दोनों ने तो यहाँ के सभी लौंडे लोगों को कूट दिया, वैसे थैंक यू, क्या तुम हम लोगों के साथ काम करना चाहोगे? अनसन के नंबर 2 यानी चैनिंग को देखकर ही जेस समझ जाता है कि ये वही बंदा है जो बर्न नकल्स के मेंबर को पीटा था, लेकिन जेस यहाँ पर कुछ कर पाए उससे पहले जैक सीधा आके इसके पेट पर एक पंच लैंड कर देता है। पर ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि अनसन का ये नंबर 2 चैनिंग अपने एल्बो से ही इस अटैक को रोक लिया है और वो कहता है, भाई तू क्या बॉक्सिंग यूज कर रहा है? सच में ये तो काफी सरप्राइजिंग है। ये कहने के बाद बंदा जैक के ऊपर एक पंच करता है जिसको जैक डॉज करता है, लेकिन अगले ही पल वो एक किक थ्रो करता है जो जैक डॉज नहीं कर पाता। एंड चैनिंग कहता है कि भाई क्या तू बता सकता है कि इस टाइम मैं क्या यूज कर रहा हूँ? जैक समझ जाता है कि ये लौंडा इस टाइम किक बॉक्सिंग यूज कर रहा है। पीछे से जेस कहता है कि जैक अपना ध्यान रखना, ये उस गैंग का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। जैक कहता है कि भाई डर मत, क्योंकि अब मैं वो जैक नहीं हूँ जिसको तू जानता था, मैं तो इसको बड़े आसानी से हरा दूंगा। इसे सुन के चैनिंग कहता है कि अरे भाई तेरे लिए तो मेरा एक ही हाथ काफी होगा। जैक इसके ऊपर एक क्लोज शॉट लेते हुए कहता है, ठीक है भाई, अपना वादा याद रखियो। ये कह के जैक इसके ऊपर एक पंच थ्रो करता है जो चैनिंग अपने लेफ्ट हैंड से ही ब्लॉक कर लेता है, पर तभी जैक इसके पेट पर एक गंदा वाला पंच दे मारता है और जैक अपने मन में कहता है, मैं समझ गया, अगर ये अपना हाथ यूज नहीं करने वाला तो ये अपने पैरों से किक बॉक्सिंग करेगा, और अगर ऐसा है तो मुझे इसको बिल्कुल भी मौका नहीं देना। मैं जितना हो सके इसके साथ कम डिस्टेंस रख के फाइट करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये अपने पैरों से अटैक कर पाएगा। लेकिन जैक बड़ा सरप्राइज होता है बिकॉज चैनिंग यहाँ पर अपना पैर यूज नहीं करता बल्कि अपने टैटू मशीन को यूज करता है, और तुम देख सकते हो कि उसने ये टैटू मशीन जैक के बॉडी के ऊपर से नीचे तक चला दिया है। चैनिंग कहता है कि अरे भाई, क्या मैंने तुझे नहीं बताया था कि मुझे टैटू करना बहुत पसंद है? जैक फिर से एक पंच करने आता है, लेकिन ये लौंडा अपने टैटू पेन से जैक का पंच रोक लेता है, और इतना ही नहीं, वो इस टैटू पेन को पूरा चला देता है जैक के हाथ पर और कहता है कि भाई ये कभी नहीं मिटने वाला। इतना डैमेज खाने के बाद भी जैक फाइट बैक करता है। वो इसके मुंह पर एक घुसन देके मारता है, लेकिन अगले ही पल चैनिंग अपने टैटू पेन से जैक के साइड बैक पर काफी सारे अटैक करता है। ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। जैक तो अपने मनी में नहीं सोच रहा था कि उस टाइम तो ये काम आया था मैंडियोक के खिलाफ, लेकिन अभी ये काम क्यों नहीं आ रहा? मतलब जिस तरह से लास्ट टाइम जैक फाइट कर रहा था मैंडियोक से, वो काम आ रहा था, लेकिन इस टाइम ये काम नहीं आ रहा चैनिंग के खिलाफ। हम देखते हैं अनसन का नंबर 2 यानी चैनिंग फिर से अपने टैटू पेन से जैक के ऊपर अटैक करने आता है, बट जैक अपने हाथ को आगे लाकर इस अटैक को ब्लॉक करता है और ये पेन उसके लेफ्ट हैंड में घुस चुका है। तो इसी मौके का फायदा उठा के जैक अपने राइट हैंड से एक पंच मारने आता है, लेकिन चैनिंग तो यहाँ जैक के मुंह पर अपना नी मार के उसका थोबड़ा ही तोड़ देता है। हम देखते हैं जैक जमीन में गिर चुका है और वो काफी बुरे तरीके से रो रहा है। अनसन का नंबर 2 कहता है कि भाई तेरे अंदर दम तो है। वही जैक यहाँ पर पड़े हुए अपने मन में ही कह रहा है कि यार ये बहुत ही अजीब है क्योंकि मेरा बॉडी जल रहा है। एंड इस टाइम हम देखते हैं कि पीछे से जेस हमला करने आता है चैनिंग के ऊपर, बट वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि चैनिंग एक ही अटैक में इसको जमीन में चिपका देता है और यही कहता है कि क्या तुझे नहीं पता कि अनसन के अंदर जितने भी लोग हैं जो दिखने में ऐसे लगता है कि शायद ये सिर्फ पढ़ाई करता होगा, उनके बॉडी के ऊपर भी टैटू है, और तुझे क्या लगता है कि वो टैटू किसने किया होगा? तो हाँ, अनसन का नंबर 2 यानी चैनिंग भी इस टाइम जेस के ऊपर टैटू करने वाला है। जेस तो यही कहता है कि तेरी भलाई इसमें ही होगा कि तू कभी वास्को से मत मिलियो। चैनिंग कहता है क्यों, मैं उससे क्यों ना मिलूं? क्या वास्को मुझसे डरता है या फिर मुझे देख के पैन में सुसु कर देगा वो? जेस कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन शायद वास्को तेरी जान ही ले ले। चैनिंग कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। एंड इसके बाद शायद वो जेस के ऊपर टैटू कर देता है। अब उसने क्या टैटू किया है वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अभी सीन शिफ्ट होता है अनसन के नंबर 3 जैकी के ऊपर, और वो इस टाइम डैनियल को ले आया है अपने अड्डों पर। जैकी कहता है कि चल अंदर जा और उनको बता कि तू यहाँ पर आया है इंटरव्यू देने के लिए। हम देखते हैं डैनियल बार के अंदर एंटर करता है और वो अपने मन में ही कह रहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके क्रू मेंबर से मिलना है एंड पक्का जीहो भी यहाँ पर ही होगा। हम देखते हैं डैनियल दरवाजा खोलता है और गाइस तुम देख सकते हो कि अंदर ये है, ये साला डेरियस कैसे पोजीशन में बैठा हुआ है। इसे देखकर तो डैनियल
वापस जाने वाला था लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है एंड डेरियस डैनियल की तरफ ऐसे चलते हुए आता है और यही कहता है कि क्यों ना तू पहले यहाँ पर अपने कपड़े उतार दे। डैनियल तो यह जेस को याद करते हुए यही कहता है कि आई एम सॉरी जेस, लेकिन मैं ये सब तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इवन डैनियल यह डेरियस से कहता है कि साले तू जो करने की कोशिश कर रहा है ना, मैं वो बिल्कुल नहीं करने वाला। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एली के ऊपर और एली कहता है कि आई एम सॉरी डैनियल, लेकिन अब मुझे भी वहाँ पर आना ही पड़ेगा। हम देखते हैं एली जा ही रहा था लेकिन तभी पीछे से कोई कहता है कि भाई तू वहाँ पर मत जा। एली कहता है कि अब तू कौन है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपना जेम्स ली है। जेम्स ली कहता है कि अगर तू वहाँ पर गया तो मेरे लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन अगर हॉस्टल भी इसके अंदर इंटरफियर करता है तो मामला तो काफी ज्यादा एनोइंग हो जाएगा। एली कहता है तो क्या तू यहाँ पर मुझे रोकने आया है? क्या तू भी उन अनसन पब्लिक वालों के ग्रुप में है? जो भी हो आज तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। और तुम देख सकते हो कि एली बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद जेम्स ली भी अनसन पब्लिक के साथ है। हम देखते हैं जेम्स ली अपना हेलमेट उतारता है और यही कहता है कि यार ये सेकेंड जनरेशन के बच्चे लोग बहुत ज्यादा रूड है, बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। भाई क्या तुझे पीटना है? इसे सुन के तो एली सीधा अटैक कर देता है पर जेम्स ली अपने हेलमेट से इसे ब्लॉक करता है। और गाइस यहाँ पर हेलमेट का कांच टूट गया है तो एली इस टूटे हुए कांच से जेम्स ली के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गाइस वो जेम्स ली है, वो फटक से एली के इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड इसके आगे एली और कुछ कर पाए उससे पहले जेम्स ली एली के कान के पास आता है और यही कहता है कि भाई शांत हो जा, मैं तेरा कोई एनिमी नहीं हूँ, मेरा नाम जेम्स ली है। एंड इसने एली को और क्या बताया वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन सुन के तो एली काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड इसके बाद जेम्स ली अपने बाइक में बैठ के यहाँ से निकल जाता है और एली यहाँ खड़े हुए अपने मन में ही सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। अभी तो सीन शिफ्ट होता है जैक के ऊपर एंड जैक को इस टाइम होश आता है और उसे समझ में आता है कि वो फिर से एक बार हार चुका है। और गाइस जैक को इस टाइम काफी बुरा लग रहा था क्योंकि बंदा कितना भी मेहनत कर ले एंड में आके वो हार ही जाता है। लेकिन जैक इस टाइम अपने मन में सोचता है कि उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम तो कुछ अलग था जब मेरी फाइट हो रही थी मैंडियोक के साथ। उस टाइम तो मैं टक्कर का फाइट दे पा रहा था लेकिन इस टाइम क्यों नहीं कर पाया। और बाकी सब लड़कियां भी कहां पर है, क्या जेस उन्हें नहीं बचा पाया? बट गाइस अभी ना जैक की नजर पड़ती है एक बंदे के ऊपर जो यहाँ पर खड़ा हुआ है एंड और कोई नहीं अपना लेजेंड वास्को भाई है। वास्को के हाथ में फोन है और उसके फोन में एक जीपीएस ट्रैकर है। जैक कहता है कि ये तो वो कपल ट्रैकर वाला जीपीएस है, क्या वास्को इसके थ्रू यहाँ पर आया है? लेकिन वो यहाँ आके देख क्या रहा है? जैक यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि वास्को तू क्या देख रहा है? जैक ने ये बोला तभी उसकी नजर पड़ती है उस चीज के ऊपर जिसको इस टाइम वास्को देख रहा है। एंड गाइस वास्को इस टाइम देख रहा है जेस को और तुम देख सकते हो कि जेस के बॉडी के ऊपर अनसन के उस नंबर 2 वाले ने टैटू पेन से क्या हरकतें किया है। उसने जेस के चेस्ट के ऊपर पब्लिक लिख दिया है। जैक तो ये देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। वही वास्को कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वास्को को एक ही पल में उसका वो बचपन याद आ जाता है जब लोगों ने उसके बॉडी के ऊपर ऐसे टैटू बनाया था। वास्को तो पूरा फट जाता है, वो जेस को पकड़ के बहुत रोने लगता है। ये सब देख के जैक अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ हुआ है मेरे वजह से क्योंकि मैं हार गया यहाँ पर। सीन शिफ्ट होता है अनसन के इस नंबर 2 चैनिंग के ऊपर और ये इस टाइम पत्ते खेल रहा है पुलिस वालों के साथ बैठ के। और चैनिंग कहता है कि यार वास्को मुझे मारने आएगा। ये पुलिस वाले कहता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? चैनिंग कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आने तो उसे, देखते हैं वो क्या कर लेगा। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जेस और वास्को का। ये दोनों शायद कैंपिंग करने आए थे। यहाँ पर जेस कहता है कि वास्को क्या तुझे पता है? वास्को कहता है नहीं मुझे नहीं पता। जेस कहता है कि अबे साले बात तो सुन ले पहले मेरी। फिर वास्को कहता है कि ठीक है बता क्या है। जेस कहता है क्या तुझे पता है जब कोई बंदा बहुत ही गहरे बहुत ही एक्सट्रीम इमोशन से गुजरता है तब उसके आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। वास्को कहता है कि क्या सच में ऐसा होता है? जेस कहता है कि हाँ मैंने ये सुना है। वास्को कहता है कि जेस देख अगर मेरे आंखों से कभी खून निकलता है तो वो तेरे ही वजह से निकलेगा। एंड दिस मोमेंट गाइस तुम देख सकते हो कि वास्को के आंखों से खून निकल रहा है तो तुम समझ सकते हो कि बंदा इस टाइम कितना ज्यादा गुस्से में है। वास्को तो यही कहता है कि मैं उस आदमी को पहले फाड़ूंगा उसके बाद जान से मार डालूंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डैनियल के ऊपर और डैनियल इस टाइम डेरियस के गोदी में बैठा हुआ है और डेरियस कहता है कि क्या अब हम इंटरव्यू शुरू करें? और तू इतना नर्वस क्यों हो रहा है? मैं तो तेरा स्ट्रेस इंटरव्यू ले रहा हूँ। इवन डेरियस तो डैनियल के छाती पर पियानो बजाने लगता है और कहता है कि क्या तुझे पियानो बजाना आता है? इस मोमेंट पर तो डैनियल खड़ा हो जाता है और यही कहता है कि एक्सक्यूज मी तू अपने बॉस को बुला के ले आ, वो मेरा इंटरव्यू लेगा तू नहीं। डेरियस कहता है कि ठीक है चल बहुत खेल लिया अब हम लोग सीरियस हो जाते हैं डैनियल पार्क। बंदे ने ये बोला और हम देखते हैं कि काफी सारे लॉन्डे डैनियल को चारों तरफ से घेर लेता है एंड डैनियल समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था। डेरियस कहता है कि तुझे क्या लगा
लगा हमें तेरे बारे में नहीं पता, हमने जिहो के पास से सब कुछ सुना है एंड मैंने सुना कि तू गैंगडॉन्ग में है, इसलिए मैं जैकी को भेज के तुझे यहाँ पर ले आया। और हाँ बेटा, आज तू यहाँ पर मरने वाला है। डैनियल तो सीधा यहाँ पर एक बंदे को मुक्का मार के दरवाजे की तरफ भागने लगता है और मन में वो यही कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जिहो को ढूंढना होगा। डैनियल जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने आ जाता है अनसन का नंबर 1 हडसन। हडसन जैसे ही डैनियल को यहाँ पर देखता है वो तुरंत एक ही मुक्के में डैनियल को यहाँ से उड़ा देता है। डैनियल आके इन लॉन्डो के ऊपर गिरता है और गाइस ये लॉन्डे लोग ही बेहोश हो जाते हैं। तो तुम लोग समझ रहे हो हडसन के पंच का ताकत कितना ज्यादा है। हडसन बोलता भी है कि तू वो पहला इंसान है जिसने मेरे पंच को झेल लिया और अटैक को झेलने के बाद तू यहाँ पर खड़ा भी है। डैनियल तो मन में कहता है कि यार ये लौंडा कितना ज्यादा ताकतवर है। मैंने इसके अटैक को ब्लॉक तो कर लिया पर मेरा हाथ दर्द कर रहा है। इसका पंच तो काफी ज्यादा हार्ड था। हम देखते हैं हडसन डैनियल के ऊपर और एक पंच मारता है जिसको डैनियल डॉज कर लेता है और ये पंच सीधा जाके लगता है दीवार में। इस टाइम हडसन बता भी रहा था कि मैं अनसन से आया हूँ और गाइस तुम देख सकते हो कि हडसन अपने लेफ्ट हैंड से एक पंच मार के दीवार को ही फोड़ दिया। डैनियल समझ जाता है कि ये यूज कर रहा है कियोकुशिन कराटे जो हमारा गन इस्तेमाल करता है। तो डैनियल कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं पहले ही एक बंदे से भिड़ चुका हूँ जो कियोकुशिन कराटे यूज करता है लेकिन वो तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए डैनियल इस टाइम हडसन के मुंह पर एक पंच मार देता है पर हडसन को इससे क्या, वो फिर से एक पंच थ्रो करता है जिसको डैनियल काफी मेहनत से डॉज कर पाता है। और डैनियल कहता है कि क्या ये कोई कियोकुशिन नहीं है। हडसन कहता है नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रेनिंग का फल है। हम देखते हैं हडसन फिर से एक पंच थ्रो करता है जिसको डैनियल डॉज करता है और ये सीधा जाके लगता है दूसरे एक बंदे के मुंह पर। डैनियल तो अपने मन में ही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करके क्या कोई इतना ज्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन जो भी हो डैनियल समझ जाता है कि मुझे इससे दूर रह के फाइट करना होगा, नहीं तो अगर इसका एक भी पंच मुझ पर लैंड कर गया फिर तो मैं गया। बंदा ये सोच ही रहा था तभी वो नोटिस करता है कि हडसन का पंच डॉज करते करते वो एक कॉर्नर में फंस चुका है अब। और अभी हडसन एक पंच करता है जिसको डैनियल ब्लॉक तो करता है लेकिन इसके पंच का इम्पैक्ट देखो, उसने डैनियल को दीवार में चिपका दिया। डैनियल तो ही कहता है कि ऐसा लगता है मेरे हड्डियां टूटने वाली है। और गाइस तुमने देखा इतने टाइम से हडसन यूज कर रहा था अपना लेफ्ट हैंड, तो अभी हडसन कहता है कि बेटा रेडी हो जा क्योंकि अब मैं अपना राइट हैंड यूज करने वाला हूँ। लेकिन वो यहाँ पर नहीं कर पाता क्योंकि डैनियल उसके ऊपर 1 इंच पंच कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर हडसन पीछे हो जाता है डैनियल सीधा दौड़ के आता है उसकी तरफ और डैनियल अपने मन में ही कह रहा है कि इसको हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके ऊपर किक करना होगा। हम देखते हैं कि हडसन भी रेडी है एंड डैनियल यहाँ किक करने के लिए डेरियस के मुंह पर पैर रखता है और फिर घूम के वो हडसन के ऊपर किक थ्रो करने वाला था लेकिन हाँ वो कर नहीं पाता क्योंकि डेरियस बीच हवा में ही डैनियल का पैर पकड़ लेता है। और इसी मौके का फायदा उठा के हडसन अपने राइट हैंड से डैनियल के पेट पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है। भाई डैनियल तो यहाँ बेहोश ही होने वाला था बट हडसन कहता है कि यार मुझे यहाँ पर मजा नहीं आ रहा और वैसे भी ये मुझे नहीं हरा सकता तो मैं जा रहा हूँ और तुम लोगों को जो करना है इसके साथ कर सकते हो। इसे सुन के तो डेरियस यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है सैमुएल के ऊपर। सैमुएल इस टाइम शायद कुछ बुक पढ़ रहा था तो वो यहाँ पर बताता है कि फाइट के अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर तुम्हारा बॉडी काफी ज्यादा हिट हो जाता है, तुम्हें अंदर अंदर बहुत ही गर्मी महसूस होती है और ऐसा होता है सेल्फ हेट्रेड के वजह से, यानी खुद को हेट करने की वजह से। जब तुम फाइट के अंदर बार बार हारते हो या फिर लाइफ में बार बार स्ट्रगल करते हो तो तुम एक टाइम पर खुद से ही नफरत करना शुरू कर देते हो एंड गाइस ये होता है सेल्फ हेट्रेड। एंड गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि सैमुएल इस टाइम ये बातें क्यों बोल रहा है, क्योंकि अपना डैनियल यहाँ पागल हो चुका है। वो सीधा एक ही अटैक में डेरियस को उड़ा देता है और फिर इस घर के अंदर जितने भी बंदे लोग हैं उनको वो बहुत ही गंदे तरीके से कूटता है। डैनियल की ऐसी हरकतें देखकर तो डेरियस की यहाँ पर फट चुकी है। अब देखो तुमने यूआई डैनियल को तो देख लिया है तो अब देखो हमारे क्रेजी डैनियल को। और गाइस तुम्हें शायद याद होगा डैनियल का ये क्रेजी मोड हमने उस टाइम देखा था जब उसने फाइट की थी सैमुएल के साथ और मेरे को लगता है कि सैमुएल का जो क्रेजी पना है उसको डैनियल ने कॉपी कर लिया है। तो डैनियल अब यही कहता है कि उस कमीने को यहाँ पर लेके आ क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला उससे। ये कहते हुए एक ही पैनल के अंदर हमें ये तीनों लौंडे को दिखाया जाता है। फिर अभी सीन शिफ्ट होता है जिहो के ऊपर एंड यहाँ हडसन आता है और ही कहता है कि यार तेरा वो डैनियल से मैं मिल के आ रहा हूँ, वो तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने तो उसे एक ही मुक्के में सुला दिया। सच में यार मैं सियोल में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग बंदे मिलेंगे लेकिन वो लोग तो कुछ खास नहीं है। खैर जो भी हो, और एक बात है, जियो पूछता है कि वो क्या है। हडसन बताता है कि अभी इस टाइम किंग खुद यहाँ पर आ रहा है। जिहो कहता है तेरा मतलब अनसन का फर्स्ट जनरेशन, क्या तू अपने सीनियर के बारे में बात कर रहा है। हडसन कहता है कि हाँ वो यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। लेकिन तभी इनके बातों के बीच में एक बंदा यहाँ पर आता है और यही कहता है कि बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने हमारे सेकंड फ्लोर पर अटैक कर दिया। हडसन कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बल्कि सेकंड फ्लोर पर अटैक किया।
क्या कोई और बंदा घुस आया है? ये लौंडा कहता है नहीं बॉस, वो वही इंसान है जिसको अपने कुछ ही देर पहले पेला था। और गाइस तुम देख पा रहे हो कि डैनियल इनको कैसे घसीटते हुए पीट रहा है सबको। डैनियल यहाँ इस बंदे का गमछा पकड़ता है और इसको घुमा के जमीन में एक स्लैम दे मारता है और यही कहता है कि साले तुम सब कमीनों के बच्चे जाओ जाके उसको बुला के ले आओ। और तुम लोग क्या बोल रहे थे, तुम 4 मेजर क्रू को यूनाइट करोगे? सच में घंटा करोगे। साथ में डैनियल अपने मन में ये भी कह रहा था कि मेरा बॉडी इस टाइम जल रहा है। ये ठीक वैसा है जैसे सैमुअल के साथ फाइट करने के टाइम था। अब देखो डैनियल जिस बंदे को बुलाने के लिए बोल रहा था वो बंदा यहाँ पर आ जाता है, मतलब हडसन यहाँ पर आ जाता है। और हडसन यहाँ आके कहता है कि भाई मैंने तो तुझे अपने राइट हैंड से हिट किया था, तो तू अभी भी हिल कैसे पा रहा है? डैनियल तो सीधा आके इसके मुंह पर ही एक पंच मार देता है और यही कहता है कि साले फिर से अपना गंदा वाला वो पंच यूज करना मेरे ऊपर, देखता हूँ। हडसन के मुंह से खून आ रहा था फिर भी बंदा हंस रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा है अब फाइट के अंदर। लेकिन हडसन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड रिजल्ट तो सेम ही होने वाला है। हडसन के बात सुनकर तो डैनियल अपना बेल्ट निकल लेता है और यही कहता है कि साले तूने क्या बोला, आजा दिखाता हूँ मैं तेरे को, आज तो मैं तुझे मार मार के तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं अनसन के नंबर 3 जैकी के ऊपर, जो किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था और यही कह रहा था कि हाँ अभी मैं काम पे वापस जा रहा हूँ फिर से। और बाय द वे डैनियल का क्या हुआ, मैंने तो उसको बुद्धू बना दिया था। ये कहते हुए जैकी इस दरवाजे को खोलता है और हम देखते हैं उसके सामने खड़ा है जैक एंड जैक के हाथ पर वही मैनेजर है और मैनेजर जैकी से ही कहता है कि भाई भाग जा यहाँ से। जैकी कहता है क्यों यार, क्या हुआ है यहाँ पर? जैक सीधा सीधा इससे पूछता है कि तेरे साथ वो टैटू वाला बंदा कहाँ पर है? जैकी कहता है कि भाई तू तो डैनियल का दोस्त है लेकिन तू चैनिंग के बारे में क्यों पूछ रहा है? अच्छा मैं समझा, तू उससे हार गया ना, इसीलिए तू चैनिंग को ढूंढ रहा है फिर से उसके साथ फाइट करने के लिए। देख भाई इट्स ओके कि तू हार गया लेकिन इतना डिप्रेस मत हो। ये सब बात सुन के तो जैक का दिमाग खराब हो जाता है, वो इसके ही ऊपर एक पंच करने आता है और यही कहता है कि मैं उससे नहीं हारा हूँ। एंड गाइस इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये उस टाइम का फ्लैशबैक है जब वेरन मैक्स और डेरिक से पूछता है कि तुम दोनों किससे हार गए। डेरिक कहता है कि वो लड़का थोड़ा सा छोटा और स्किनी था लेकिन उसका स्पीड और फाइटिंग सेंस काफी जबरदस्त है। वो इतना ताकतवर है कि वो एक ही बार में हम में से किसी को भी नॉक डाउन कर सकता है। वेरन पूछता है कि तो तेरा क्या मतलब है कि उसने कोई मार्शल आर्ट सीखा होगा? डेरिक कहता है नहीं, वो मार्शल आर्ट तो नहीं है लेकिन उसका बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और गाइस तुमने देखा ना जैक ने पंच किया था जैकी के ऊपर, तो ये लौंडा अपने बॉडी को बेंड करके इस पंच को ऐसे डॉज कर लेता है और फिर जैक के गर्दन पर एक जोरदार किक मारता है। जैक तो इसके ऊपर काफी सारे पंचेस लैंड करने की कोशिश करता है लेकिन ये हर बार सभी पंचेस को डॉज कर रहा था। और जैकी कहता है कि भाई तू तो बॉक्सिंग यूज कर रहे है लेकिन एक मजे की बात बताऊं, मैं ना नंबर 2 से ज्यादा ताकतवर हूँ, यानी चैनिंग से ताकतवर हूँ। ये कहते हुए लौंडा अपने मत्थे से ही जैक के मुंह पर एक हेडबट देके मारता है एंड इस अटैक से जैक खुद को थोड़ा संभाल पाए उससे पहले ही जैकी इसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर अपना पूरा दम लगा के जैक के छाती के ऊपर अपना घुटना देके मारता है। और गाइस इस अटैक से तो जैक पूरा खत्म। जैक यहाँ पर पड़े पड़े ही कहता है कि यार फिर से नहीं, मैं फिर से क्यों हार गया, ये उस टाइम की तरह काम क्यों नहीं कर रहा, मैंने तो मैंडियो के खिलाफ काफी अच्छा फाइट किया था। एंड गाइस इस टाइम जैकी जैक से कहता है कि यार तेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है फाइट का, मैं तुझे देखकर ही बता सकता हूँ कि तू एक अच्छा फाइटर नहीं है, तो जा जाके थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर ले। इवन जैकी तो यहाँ पर जैक को और भी चिढ़ाता है कि भाई अगर तुझे फाइट करनी है तो तू अपने से किसी कमजोर लोगों के साथ फाइट कर, और हाँ आज तो तू नहीं जीतने वाला, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। ये कह के जैकी यहाँ से जाने ही वाला था लेकिन तभी जैक खड़ा हो जाता है और जैक इससे पूछता है कि तुझे सबसे ज्यादा क्या चीज एक्साइटेड करता है। जैकी तो यहाँ कोई जवाब नहीं देता, वो सीधा घूम के जैक के शोल्डर पर एक किक थ्रो करता है और यही कहता है कि बेटा आज तो तू मरेगा। लेकिन वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जैक तो बिल्कुल खड़ा है यहाँ पर। एंड इसी के साथ हमें गन को दिखाया जाता है क्योंकि गन के थ्रू हमें जैक का पावर लेवल पता चलेगा। तुम लोगों को गाइस याद होगा जब जोहन को पीटने के लिए गन यहाँ पर आया था, तब उस टाइम जैक ने बचा लिया था जोहन को और उसी वक्त गन ने पूछा था जैक से कि बेटा तू मेरा स्टूडेंट बनेगा। वैसे तो जैक ने मना कर दिया था पर अभी गन नहीं बता रहा है कि उस दिन मैंने जोहन के साथ साथ तुझे भी एक्नॉलेज किया था। मतलब गाइस गन यही कहना चाहता है कि जैक के अंदर भी पोटेंशियल है और गाइस वो इस टाइम दिख भी रहा है क्योंकि जैक तो पूरा पगला गया है। वो सीधा अनसन के नंबर 3 यानी जैकी का पैर ही काट लेता है एंड तुम देख सकते हो कि उसने कैसे जकड़ लिया है इसको। अब इसके बाद जैक तो सीधा जैकी के कान पर काट के उसको फाड़ी देता है और इस टाइम जैक कहता है कि अब मैं तुझे असली बॉक्सिंग दिखाऊंगा जहां पर कोई भी रेफरी नहीं होगा। ये कह के बंदा जैकी को एक कार के ऊपर स्लैम दे मारता है और इस टाइम जैकी को समझ में आता है कि भाई ये तो खतरा है क्योंकि वो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा, वो यहाँ अटक गया है। इसी मौके का फायदा उठा के जैक सीधा इसके मुंह पर एक मुक्का देके मारता है एंड एक ही मुक्के में इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया। और अभी जैक कहता है कि साले वैन के टके फिर से स्माइल करके दिखाइयो।
अब देखो गाइस, इसके बाद जो जैक करता है वो तो दिखाने के लायक नहीं, क्योंकि वो लगातार इसके मुंह पर पंचेस पे पंचेस मारता ही रहता है। और तुम देख सकते हो कि जैक ने इतना पंचेस मारा है कि इसका सर कार के बोनेट के अंदर घुस गया है। और फिर जैक इसके ही ऊपर सो जाता है और कहता है कि भाई चल अब खत्म हुआ, तूने कहा था कि तू स्ट्रांग है लेकिन मैंने तुझे हरा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और आज तो मैं बिल्कुल नहीं हारा। और गाइस, शायद पहली बार हम देख रहे हैं कि जैक किसी फाइट के अंदर जीता है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम आते हैं अनसन के नंबर 2 चैनिंग के ऊपर। और ये लौंडा यहाँ पर पत्ते खेल रहा था पुलिस वालों के साथ, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने खड़ा है वास्को। वास्को को देखकर ही चैनिंग पहचान लेता है और कहता है कि अरे तेरा वो दोस्त कैसा है, क्या तूने उसको हॉस्पिटल भेजा? और वैसे तुझे इस जगह के बारे में पता कैसे चला? ऑब्वियसली गाइज, अनसन का ये नंबर 2 जेस के ऊपर एड्रेस भी टैटू करके आया था, तो वहाँ से वास्को को पता चला। खैर, अभी पुलिस वाला कहता है कि ये लौंडा कौन है? अनसन का ये नंबर 2 चैनिंग कहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा गेस्ट है। और अभी चैनिंग वास्को से कहता है कि बाय द वे, मैंने सुना है कि तुझे टैटू पेन बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तू इससे डरता है? बताना बताना। भाई ये यहाँ पर मजे ले रहा है वास्को की, पर वास्को सीधा सीधा कहता है कि वहन के टके, आज तू यहाँ पर मरने वाला है। एंड गाइस, तुम लोग एक बार वास्को का चेहरा देखो, हमारे लेजेंड वास्को भाई के चेहरे पे तो आज बहुत ज्यादा खून सवार है, मार ही डालेगा जो उसके सामने आएगा आज। खैर, अभी सीन शिफ्ट होता है डैनियल के ऊपर और वो इस टाइम हडसन को बेल से कूद रहा है और यही कह रहा है कि साले तू करेगा 4 मेजर क्रूको यूनाइट, हट। एंड गाइस, डैनियल लगातार अटैक कर रहा था, जिसको हडसन ना तो ब्लॉक कर पा रहा है और ना ही डॉज। एंड तुम देख सकते हो कि लौंडे का हालत कुछ ऐसा हो गया है। और अभी हडसन कहता है कि वो आ रहा है। अब यहाँ पर कौन आ रहा है उसके लिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं हडसन कॉल पर किसी से बात कर रहा था एंड जो कॉल पर है वो कहता है कि मैंने सुना तू सियोल में शिफ्ट हो गया है, क्या वहाँ पर काम सही से चल रहा है? हडसन कहता है कि हाँ, यहाँ पर काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है, और वो ये है कि जेम्स ली यहाँ पर आ रहा है। जो बंदा फोन पर है वो कहता है कि हडसन, अगर तू यहाँ पर मजाक कर रहा है ना तो फिर तू दिक्कत में फंस जाएगा। हडसन कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, हमने यहाँ पर जेम्स ली के नाम से एक क्रू स्टार्ट किया है, तो मुझे पक्का पता है कि ये नाम और ना फैले, उसके लिए शायद जेम्स ली खुद यहाँ पर आए हमें रोकने के लिए। जो बंदा फोन पर है वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। हडसन कहता है कि यस सर, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं भी रेडी हूँ किंग को ग्रीट करने के लिए। अब यहाँ कौन सा किंग आने वाला है वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि डैनियल अभी भी हडसन को पीट रहा है बेल से। हडसन कहता है कि किंग यहाँ पर आ रहा है। डैनियल कहता है कि तू किसकी बात कर रहा है, क्या तेरा मम्मी पापा यहाँ पर आ रहा है? हम देखते हैं हडसन डैनियल का बेल्ट पकड़ता है और उसको अपने तरफ खींच के कहता है नहीं, यहाँ पर आने वाला है द किंग ऑफ अनसन। और ये कहते हुए हडसन एक जबरदस्त पंच दे मारता है डैनियल के मुंह पर। डैनियल तो सीधा दीवार में जाके टकराता है और अभी हडसन अपना कपड़ा फाड़ते हुए कहता है कि साले मैं अनसन का हडसन हूँ और अभी सीरियस हो जा, क्योंकि आज तो तू यहाँ मरने वाला है। ये कह के हडसन एक पंच प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी डैनियल उसके ऊपर चढ़ जाता है और यही कहता है कि भाई अगर मैं सीरियस हो गया ना फिर तो तू यहाँ पर मर ही जाएगा। खैर, अभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये लौंडा यहाँ पर कह रहा है कि सॉरी ब्रो, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। एंड ऑब्वियसली इसकी मजे ले रहा था यहाँ पर अनसन का नंबर 2 चैनिंग। चैनिंग इस लौंडे के चेहरे के ऊपर थोड़ा बहुत टैटू करता है और फिर इसको पीटता है एंड यही कहता है कि मैं लोगों को पीटता हूँ, उनके हड्डियां नहीं तोड़ता हूँ। मैं उनके ऊपर टैटू वगैरह इसलिए करता हूँ ताकि उनके अंदर एक परमानेंट ट्रॉमा रहे कि किसने उनके बॉडी के ऊपर ये टैटू बनाई थी, और अभी तू भी मुझे याद रखेगा। एंड तुम देख सकते हो कि अनसन का नंबर 2 चैनिंग इस टाइम ये टैटू पेन वास्को के चेस्ट के बराबर चला देता है और यही कहता है कि यार मैंने सुना तू बर्नकल का लीडर है, लेकिन तू तो बहुत कमजोर है, सॉरी मुझे माफ कर देना, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तेरे मेंबर्स लोग तो काफी ज्यादा कमजोर है वे। एंड कहते हुए वो वास्को के चेस्ट के ऊपर काफी सारे टैटू पेन से हिट कर रहा था और फिर बर्नकल की और भी थोड़ी बहुत बेइज्जती करता है। एंड इसने जैसे जैक के बैक साइड पर टैटू पेन से अटैक किया था, सेम अटैक करता है वास्को के ऊपर भी, लेकिन यहाँ ना वास्को के बॉडी के ऊपर कुछ टैटू नहीं होता क्योंकि टैटू मशीन का इंक खत्म हो गया था। चैनिंग कहता है कि यार इसका तो इंक खत्म हो गया, वो फिर से इसको रिफिल करने वाला था, लेकिन तभी वास्को कहता है मैं जानता हूँ बर्नकल कमजोर है, लेकिन इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुन के तो चैनिंग पूरा पगला जाता है, वो सीधा वास्को के सर पर मारने वाला था ये टैटू मशीन। बट तभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सभी बर्नकल्स के मेंबर वास्को से सॉरी कह रहा था। वास्को कहता है कि तुम लोग मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? जेस कहता है कि हम सब तेरे ऊपर एक बोझ है, बिग डील, वर्कर्स, हॉस्टल, ये सब इतना ताकतवर है, लेकिन उनके मामले में तो हम बहुत कमजोर है। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन हम कोई भी फाइट नहीं जीत पाते। अगर हमारे गैंग में कोई बुरे लोगों से लड़ पाता है तो वो तू है वास्को। वास्को कहता है कि मुझे बस यही चाहिए, तुम लोगों के दिमाग में बुरे लोगों के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा है वो मेरे लिए
काफी है। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड दिस टाइम तुम देख सकते हो कि वास्को एक ही मुक्के में इसका ये टैटू पेन तोड़ देता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इसका सर पकड़ के जमीन में स्लैम मारता है एंड तुम देख सकते हो कि वास्को ने एक ही अटैक में इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया भाई। पुलिस वाले इसे उठाता है कि भाई तू ठीक तो है ना, तेरा चेहरा बिगड़ गया। और गाइस वास्को का ये अटैक इतना तगड़ा था कि हडसन के नंबर 2 को लग रहा था कि किसी ट्रक ने उसे टक्कर मारी है, बट ये लौंडा फिर से अपने जेब से 2 नीडल्स बाहर निकाल लेता है और यही कहता है कि यार अभी तो मजा आ रहा है, मुझे दिखा तू कितना कर सकता है। हम देखते हैं वास्को तो अगले ही पल इसके ऊपर ब्रेक डेक का फॉरबिडन स्किल नंबर 7 यूज कर देता है और वास्को सेज कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की है। और अभी सीन शिफ्ट होता है जेक के ऊपर। जेक इस टाइम बर्न नकल के बारे में बात कर रहा था। जेक कहता है कि बर्न नकल वाले तो कमजोर है, लेकिन उनके लड़ने का जो पर्पस है वो काफी अच्छा है। एक ऐसा क्रू जो बुरे लोगों को पनिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके क्रू के अंदर सिर्फ एक ही बंदा स्ट्रांग है और वो है वास्को। और इस टाइम जेक के साथ खाना खा रहा था लाइनमैन। तो लाइनमैन पूछता है कि क्या वो लोग खतरा नहीं है हमारे लिए। जेक कहता है ऐसा नहीं है, वो लोग काफी डेंजरस है जब तक उनका हीरो वास्को है, क्योंकि वो लौंडा वास्को चाहे कुछ भी हो जाए वो तो बिल्कुल नहीं हार सकता। एंड तुम इस टाइम देख सकते हो कि वास्को एक ही मुक्के में इसको यहाँ से उड़ा देता है। ऊपर से वास्को ने इसके 2 दांत भी तोड़ दिए हैं। एंड जेक यहाँ पर बता रहा था कि एज ए बर्न नकल का हीरो वास्को है, तो एक हीरो का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सब कुछ अपने शोल्डर के ऊपर ले ले। सो इसी वजह से वास्को नहीं हार सकता, उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। एंड तुम देख सकते हो कि हडसन का नंबर 2 चैनिंग का हालत क्या हुआ है, लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता। ये कहता है कि हाँ यही फाइट तो मुझे चाहिए थी, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। साला वास्को ने इसको मार मार के भरता बना दिया है, फिर भी इसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो। ये बोलता है कि मेरा नाम चैनिंग चोई है, 3 साल पहले गन और गो ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था। इससे तो वास्को को घंटा फर्क पड़ता है। वो सीधा इसके मुंह पर अपना घुटना देके मारता है और इसको दीवार में चिपका देता है। एंड वास्को ने यहाँ पर ब्रेक डेक का फॉरबिडन स्किल नंबर 5 यूज किया है। एंड तुम देख सकते हो कि इसके चेहरे का हालत क्या हुआ है। वास्को यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो ब्रेक डेक के फॉरबिडन स्किल नंबर 3 यूज करने वाला था इस टाइम। एंड शायद हम लोग पहली बार देखेंगे। वास्को जिस पोजीशन में खड़ा होता है उसे देखकर चैनिंग को लगता है कि शायद कोई लोअर किक मारने वाला है, बट आई डोंट नो गाइस कि वास्को ने ये क्या पोजीशन लिया है। बट जब वो ये अटैक रिलीज करता है तुम देख सकते हो कि भाई ने यहाँ पर दीवार में कट मार दिया है। एंड इस अटैक के साथ उसने चैनिंग का दोनों टांग तोड़ दिए, दोनों हाथ तोड़ दिए और उसका सर तो फ्लोर के अंदर घुसा दिया भाई। एंड वास्को बोलता है कि अब से लेके तू अपने दोनों पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। भाई साहब डैम, वास्को ने क्या ही डायलॉग मारा है। लेकिन हमें पता है कि वास्को कैसा इंसान है। वो पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है खुद को। वो कहता है कि मैंने भी गलत किया है, मैं भी बुरा आदमी हूँ, तो प्लीज मुझे अरेस्ट करिए। पुलिस वालों की तो हवा टाइट हो जाता है। वो कहता है कि यार हम यहाँ पर नहीं थे, तो इस बार के लिए तू यहाँ से जा सकता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं डेरियस के ऊपर। डेरियस कहता है कि यार जैसे तैसे मैं जान बचा के यहाँ से भाग के आया हूँ। बाहर उसे ईथन मिल जाता है और ईथन कहता है कि अंदर क्या हो रहा है। डेरियस कहता है कि अचानक डैनियल जाग गया और वो सबको कूट रहा है। ईथन कहता है कि फिर हम लोग बाहर क्या करेंगे। डेरियस कहता है कि हम यहाँ पर बाहर बैठ के गार्ड करेंगे एंट्रेंस को। ये सब यहाँ पर बातें कर ही रहा था, लेकिन तभी इनके बातों के बीच में आ जाता है जेम्स ली। और जेम्स ली कहता है कि मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका नाम जेम्स ली है। बाकी सब लोग तो यही कह रहे थे कि साला तू यहाँ पर कैसे आया और अपना हाथ जेब से निकाल। पर वही डेरियस तो जेम्स ली को देखकर शर्माने लगता है और यही कहता है कि अबे लड़के लोग इसके चेहरे पर पंच मत करना। बाय द वे जो बाकी लौंडे थे वो जेम्स ली से कहता है वे क्या तुझे हमारे साथ लड़ना है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग जेम्स ली के लिए क्या है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है डेरियस के ऊपर एंड कहानी के थोड़े आगे का सीन है जहां पर कोई पूछ रहा था डेरियस से कि जेम्स ली कैसा इंसान है। इस पर डेरियस कहता है कि ये कैसा सवाल हुआ, ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तुम देख सकते हो कि इस टाइम यहाँ पर जेम्स ली ने सभी को कूट दिया, वो भी अपने एक ही हाथ से। भाई ने तो अपने मार्क्स भी नहीं हटाया मुंह से। अब यहाँ पर सब लोग तो बेहोश हो गया है, लेकिन सिर्फ डेरियस यहाँ पर होश में है। और डेरियस ने अपने आंखों से देखा है तो वो कहता है कि इसका स्किल तो बहुत ही टॉप नॉच है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके जैसे कोई इंसान अभी तक देखा है। मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। एंड फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड जेम्स ली को देखकर डेरियस सीधा ऐसे पोजीशन में आ जाता है। जेम्स ली तो इससे बिल्कुल नहीं लड़ता, वो सीधा अंदर चला जाता है और यही कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है डैनियल और हडसन के ऊपर एंड ये दोनों अभी भी एक दूसरे के मुंह पर मुक्के मार रहा है। हडसन तो फिर से अपने पंच को प्रिपेयर करता है, जिसको देखकर डैनियल कहता है अच्छा अच्छा तू ऐसे कर रहा है ना। हडसन कहता है कि बेटा मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, मैं एक सांड से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। एंड गाइस तुम देख सकते हो कि हडसन जब भी अपने पंच को प्रिपेयर कर रहा है तो वो काइंड अपने पंच को लेफ्ट हैंड से रोक रहा है। डैनियल भी इस चीज को नोटिस करता है एंड अभी हडसन एक पंच करता है जिसको काफी लकीली डैनियल डॉज करता है। इसके बाद हडसन और एक पंच करता है जिसको भी डैनियल लकीली डॉज कर लेता है। और डैनियल कहता है कि भाई ध्यान से, अगर ये लग गया तो मैं मर जाऊंगा।
हडसन कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ। डैनियल कहता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि डैनियल ने अपने पैर से हडसन को रोक दिया है और फिर डैनियल किक करके हडसन को यहाँ से उड़ा देता है। इसके बाद डैनियल तो इसके ऊपर काफी सारे किक थ्रो करता है और फिर हडसन के सर के ऊपर उठ के वो अपने पैरों से एक किक मार के उसको जमीन में गाड़ देता है। एंड डैनियल कहता है कि अरे क्या हुआ, क्या यही है तेरी हडसन की पावर। अब गाइस यहाँ पर हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं हडसन की। हडसन इस टाइम किसी से मिलने आया था और वो बंदा ये है जिसका सिर्फ अभी के टाइम पे बैग दिखाया जाता है और ये बंदा कहता है कि हडसन अब अनसन तेरा हुआ। हडसन कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो। ये बंदा कहता है कि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है लेकिन उसके अंदर सिर्फ तू ही मुझे सेटिस्फाई कर पाया है। एंड ये कहते हुए तुम देख सकते हो कि ये इस टाइम एक स्नेक को काट रहा है और उसे ग्रिल करके खा रहा है। ये बंदा कहता है कि मैंने तुझे एक्नॉलेज किया है और अब से अनसन का कोई किंग नहीं है, अब से तू एक नया सूरज होगा अनसन का। ये बंदा हडसन को स्नेक ऑफर करता है। हडसन इसे लेता है और खाते हुए कहता है कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपके रेपुटेशन को कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन तुम देख सकते हो कि अपना क्रेजी डैनियल इस टाइम अनसन की तो माँ बहन एक कर रहा है। हम देखते हैं हडसन फिर से एक पंच लैंड करने की कोशिश करता है लेकिन डैनियल बहुत इजीली इसे डॉज कर लेता है। और अभी डैनियल कहता है कि शुरुआत में मुझे लगा था कि तू कोई बड़ा डील नहीं होगा, लेकिन मुझे कहना ही होगा कि सच में तू काफी डिफरेंट है। एंड कहते हुए डैनियल इस टाइम हडसन के पेट पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और फिर डैनियल हडसन के तरह ही एक पंच को लोड करता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी पंच होने वाला है। लेकिन उसी मोमेंट हम देखते हैं हडसन डैनियल के पैर पर पैर रखता है और वो भी एक पंच लोड करता है और मन में ही कहता है कि सर मुझे माफ कर देना कि मुझे इस चूजे के आगे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये कहने के बाद हडसन फुल स्पीड में अटैक करने आता है लेकिन डैनियल इस अटैक को अपने पैर से ही रोक देता है और फिर वो यहाँ पर घूम के हडसन के ऊपर एक जोरदार किक दे मारता है जिससे हडसन सीधा जाके दीवार में टकराता है। डैनियल रुकता नहीं, वो फुल स्पीड में आके हडसन के मुंह पर अपना घुटना देके मारता है एंड ये दोनों सीधा फर्स्ट फ्लोर का कांच तोड़ के बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। और गाइस हवा में ही डैनियल इसका सर पकड़ता है और सर पकड़ के जमीन में एक स्लैम दे मारता है। भाई साहब इसी के साथ हडसन का गेम तो यहाँ पर ओवर। लेकिन हाँ इसी मोमेंट डैनियल नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई आया है एंड डैनियल ने जो यहाँ पर कांच वगैरह तोड़ा है इसका आवाज जेम्स ली को भी सुनाई देता है। और अभी सीन डैनियल के ऊपर शिफ्ट होता है और उसके सामने जो बंदा आया था उसको देखकर डैनियल कहता है कि मुझे लगता है मैं तुझे जानता हूँ। हडसन पूरे टाइम यही कह रहा था कि यहाँ पर किंग आने वाला है, किंग आने वाला है एंड आई थिंक कि तू वही किंग है। और गाइस तुम देख सकते हो कि वो बंदा ये है अनसन के फर्स्ट जनरेशन का किंग तेसुमा। तेसुमा डैनियल से कहता है कि हट जा मेरे रास्ते से एंड वो डैनियल को क्रॉस करके हडसन के पास जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। हालांकि हडसन यहाँ पर हार चुका है लेकिन वो हडसन की बहुत अच्छे से केयर करता है। तेसुमा कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी सूरज ढल जाता है लेकिन वो फिर से उगता है। इधर डैनियल तो इसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तेसुमा कहता है कि मुझे सेकंड जनरेशन के बंदे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आया हूँ यहाँ पर जेम्स ली के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे बच्चों के साथ खेलने का। पर अपना ये क्रेजी डैनियल कहाँ सुनने वाला था, वो सीधा अटैक कर देता है इसके ऊपर एंड डैनियल से इसकी देखकर लगता है कि तू फर्स्ट जनरेशन का बंदा है जिसको जेम्स ली ने कूटा था, तो क्या तू यहाँ पर जेम्स ली को ढूंढने आया है, तुझे फिर से यहाँ पर हारना है क्या। ये सुन के तेसुमा कहता है कि वो सेकंड जनरेशन के बच्चे, क्या बोला तूने अभी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्री जनरेशन का बंदा टॉम ली के ऊपर और अभी टॉम ली के साथ जो कोई भी है वो टॉम ली से पूछता है फर्स्ट जनरेशन के बारे में। टॉम ली कहता है कि मुझे इतना तो नहीं पता लेकिन मुझे एक बंदा बहुत अच्छे से याद है, वो एक लाइफ लॉन्ग फाइटर था जो अपने राइट हैंड यूज करता था सिर्फ। तो हाँ गाइज यहाँ पर तेसुमा की ही बात हो रही है एंड उसने इस टाइम डैनियल के ऊपर एक पंच थ्रो किया है और उसने उस पंच से डैनियल को दीवार में चिपका दिया है एंड ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डैनियल खुद शॉक है इसको देखकर। इवन इस पंच से डैनियल के हाथों के हड्डी में क्रैक आ चुका है। डैनियल समझ जाता है कि इसका लेवल हडसन से काफी ऊपर है। तेसुमा कहता है क्या हुआ, क्या मैं तेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आऊं। डैनियल तो सीधा तेसुमा के ऊपर एक किक थ्रो करता है लेकिन ये बंदा अपनी जगह पे खड़ा है, अपने जगह से हिला भी नहीं है एंड तेसुमा से इसकी यार सेकंड जनरेशन काफी कमजोर है। हमारे टाइम पर तो हम एक बैटलफील्ड में रहते थे जहाँ जिंदा रहने के लिए हमें किसी को मारना पड़ता था। तुम देख सकते हो कि डैनियल इसके ऊपर किक पे किक मारे जा रहा है लेकिन इसको कुछ हो ही नहीं रहा। तेसुमा कहता है कि ये सेकंड जनरेशन हमारे लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हुए वो डैनियल के ऊपर एक पंच लैंड करने वाला था लेकिन डैनियल उसके पंच को पैर से रोकता है और फिर वो घूम के तेसुमा के ऊपर एक किक लैंड करने वाला था लेकिन तेसुमा से इसकी ये पुराने दिनों की तरह है, ठीक तेरे जैसे काउंटलेस लोग उस टाइम फर्स्ट जनरेशन के अंदर होते थे। ये कहते हुए उसने डैनियल को एक ही मुक्के में जमीन में चिपका दिया।
ताइसुमा कहता है कि मुझे सेकंड जनरेशन से कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ जेम्स ली को देखने के लिए। ये कहते हुए बंदा अपने राइट आंखों के ऊपर हाथ रखता है। अब ऐसा क्यों, उसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ताइसुमा के फ्लैशबैक के अंदर जब वो यंग था। हम देखते हैं इस टाइम उसके सामने जेम्स ली खड़ा है, मतलब वो हार चुका है जेम्स ली से। जेम्स ली यहाँ पर कहता है कि किंग ऑफ अनसन, अब तू हार चुका है तो इसको मान ले। वैसे ये तेरा बॉडी जो कभी टूटता नहीं है और एक राइट हैंड जो काफी हार्ड हो चुका है, मैंने तुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन अब फर्स्ट जनरेशन को यहाँ पर खत्म होना पड़ेगा। अगर मैंने तुझे आज यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि तू फिर से किसी न किसी फाइट के अंदर घुस जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं तेरा उंगलियां ही काट दूं। ताइसुमा कहता है नहीं, तू मेरा उंगलियां नहीं बल्कि मेरा एक आंख ले ले। तो हाँ गाइस, इस टाइम तुम देख रहे हो कि ताइसुमा का जो ये आंख है ये नकली वाला आंख है। भाई ने उंगली के बजाय आंख को कुर्बान कर दिया। ताइसुमा तो यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन पीछे से डैनियल कहता है कि अबे तू कहाँ जा रहा है, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ। तू फर्स्ट जनरेशन का लौंडा है और तू कह रहा है कि सेकंड जनरेशन कमजोर है, फिर चल हम लोग तुझे दिखाएंगे कि फर्स्ट जनरेशन कितना ताकतवर है। डैनियल ने ये बोला और तभी हम देखते हैं वास्को दौड़ के आता है एंड वो सीधा ब्रेक डेक का फॉरबिडन स्किल नंबर 5 यूज कर देता है ताइसुमा के ऊपर। एंड ये वाला अटैक ताइसुमा को लगा तो है, लेकिन ब्रो तो रेडी हो जाता है वास्को के ऊपर एक पंच लैंड करने के लिए। पर वो ऐसा कर पाए उससे पहले साइड से जैक आ जाता है एंड वो चेन लेके आया है यहाँ पर एंड वो चेन से अटैक कर देता है। जैक से इसकी अब लग रहा हूँ ना मैं एक बॉक्सर। अब तीनों लौंडे यहाँ पर आ चुके हैं तो जैक यहाँ पर पूछता है कि जियो कहाँ पर है। डैनियल कहता है कि वो अभी भी अंदर है। वास्को कहता है कि भाई तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। ये लोग कहता है कि टाइम नहीं है, बाद में तुझे समझा देंगे। वही ताइसुमा कहता है कि मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ कि जो मैंने कहा सेकंड जनरेशन कमजोर है। जैक पूछता है कि वैसे ये कौन है। डैनियल बोलता है कि अरे नहीं पता, ये बुड्ढा बोल रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन से है। ताइसुमा इनसे कहता है कि आओ बच्चे लोग थोड़ा मजे करते हैं जैसे हम लोग पहले फर्स्ट जनरेशन में किया करते थे। डैनियल जैक और वास्को से कहता है कि भाई हमें इस बुड्ढे को पहले ठिकाने लगाना होगा। डैनियल ने ये बोला और तभी हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर से जंप मार के यहाँ पर एंट्री लेता है जेम्स ली। जेम्स ली यहाँ पर आके डैनियल से कहता है कि अंदर जा क्योंकि कोई है जो अंदर तेरा वेट कर रहा है। डैनियल कहता है कि अब तू कौन है। अब डैनियल यहाँ पर जेम्स ली को तो नहीं पहचान पाता, लेकिन ताइसुमा के रिएक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि उसने पहचान लिया है ये जेम्स ली है। जेम्स ली कहता है कि सॉरी बच्चों, लगता है कि ये मेरा गेस्ट है। खैर अभी जैक और डैनियल ये दोनों तोड़ फोड़ के अंदर घुसता है कि जियो कहाँ पर है। इन्हें यहाँ पर जियो तो नहीं मिलता, लेकिन ये बंदा मिल जाता है जो चुप के बैठा हुआ था। डैनियल इससे पूछता है कि अबे बता जियो कहाँ पर है। ये बंदा डरे हुए कहता है कि जियो ने कहा कि वो वेट कर रहा है उस जगह पर और उसने कहा है कि तुम वहाँ पर डैनियल पार्क बन के ही जाना, ना कि जेम्स ली बन के। जैक तो सीधा इसके गले पर चेन पकड़ के कहता है कि अबे साले बता कौन सी जगह। ये लौंडा कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जैक तो डैनियल से कहता है कि डैनियल ये ट्रैप हो सकता है, पर डैनियल कहता है नहीं, मुझे वहाँ पर खुद जाना होगा। जैक कहता है कि तू अकेला जाएगा, तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जगह है कहाँ। डैनियल कहता है कि सिर्फ एक ही जगह है जो हम दोनों जानते हैं एंड आई एम श्योर कि जियो वहाँ पर ही होगा। जैक तो मना कर रहा था कि डैनियल वहाँ पर अकेला मत जा, ये एक ट्रैप हो सकता है, बट डैनियल सेज कि नहीं जैक, मुझे वहाँ पर अकेला ही जाना होगा क्योंकि ये आखिरी फाइट होने वाली है मेरे और जियो के बीच। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हडसन को होश आ चुका है एंड वो नोटिस करता है कि उसके पूरे बॉडी में दर्द महसूस हो रहा है। जब उसकी नजर साइड में पड़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ताइसुमा आया है, साथ में यहाँ पर जेम्स ली भी मौजूद है। हालांकि इस टाइम तक ताइसुमा जेम्स ली को नहीं पहचान पाया है, तो वो पूछता है जेम्स ली के आइडेंटिटी के बारे में, लेकिन जेम्स ली कोई रिप्लाई नहीं करता तो ताइसुमा सीधा इसके ऊपर धावा बोल देता है। बट जेम्स ली बहुत ही इजीली ताइसुमा के अटैक को डॉज भी करता है एंड उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। ये देखकर तो हडसन बड़ा शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो रहा है। और गाइस तुम लोग यहाँ पर देखो, जेम्स ली सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करके ताइसुमा के ऊपर अटैक कर रहा था, उसने अपने हाथों को यूज ही नहीं किया अभी तक। हम देखते हैं ताइसुमा एक पंच मारता है जिसको जेम्स ली काफी इजीली डॉज करता है। ताइसुमा कहता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुझे देखकर मुझे उसकी याद आ रही है। लेकिन तभी जेम्स ली एक ही किक में ताइसुमा को जमीन में गाड़ देता है और फिर वो अपने पैरों से ही ताइसुमा को ऐसे उठा लेता है एंड उसके बाद सीधा इसके मुंह पर एक किक थ्रो करता है। ऐसे फाइट को देखकर तो हडसन कहता है कि भाई ये बंदा तो अपने पीक पर है। पर ये सब ताइसुमा के लिए थोड़ा वार्म अप टाइप का था। ताइसुमा से इसकी यार ऐसा लगता है कि मैं अपने पुराने टाइम को जी रहा हूँ, तो चल अब सीरियस होके फाइट करते हैं। ये देखकर तो हडसन खुश हो जाता है कि अब ताइसुमा फाइट करेगा, वो भी सीरियस होके। एंड गाइस अभी हमें यहाँ पर ताइसुमा और हडसन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि हडसन भी बड़े होकर ताइसुमा की तरह ही बनना चाहता है। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो कि हडसन के लिए ताइसुमा एक आइडल है और वो काफी रेस्पेक्ट करता है ताइसुमा को। फ्लैशबैक में हम देखते हैं हडसन बताता है कि आपने मुझे अनसन दिया है तो
तो मैं अपना बेच दूंगा क्योंकि आप मेरे एक आइडल हो। एंड तुम देख सकते हो कि उसका आइडल इस टाइम उसके सामने ही बहुत गंदे तरीके से पिट रहा है और ये चीज तो हडसन को बिलीव ही नहीं होता, वो यहाँ पर रो देता है। एंड गाइस जेम्स ली यहाँ पर इसको इतना कूटा है कि ये लगभग बेहोश होने वाला था। जेम्स ली कहता है कि यार तू पहले की तरह कूल तो है। इसे सुन के ही तेसुमा को जेम्स ली के पुराने लुक याद आ जाता है एंड वो समझ जाता है कि यही जेम्स ली है, तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कमीना तू ही जेम्स ली है। ये कहते हुए तेसुमा यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड यूज कर देता है। हडसन को भी अभी पता चलता है कि ये लौंडा असल में जेम्स ली है। और गाइस तुम देख सकते हो कि तेसुमा पूरा पगला गया है, वो सीधा जेम्स ली के ऊपर चढ़ जाता है एंड यही कहता है कि जब से तू गायब हुआ है तब से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं तुझे ढूंढ के जान से मार सकूं। वही हडसन ये देख के शॉक था कि उसका मास्टर इस टाइम लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा है। खैर अभी जेम्स ली भी अपना टोपी उतारता है और यही कहता है कि यार तुझे हो क्या गया है, मुझे लगा था कि जो मैंने तुझे ट्रॉमा दिया था उसके बाद तू बदल जाएगा। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने राइट हैंड का यूज करता था उसने अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन क्यों किया? मुझे लगा था कि तू स्ट्रॉन्ग बन गया है लेकिन तू तो काफी अनअट्रैक्टिव हो गया है। एंड अभी तुम देख सकते हो तेसुमा लेफ्ट हैंड से एक जोरदार पंच मारता है जेम्स ली के ऊपर जिसको वो ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हाँ इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था क्योंकि जेम्स ली पीछे चला गया है बहुत दूर। जेम्स ली खुद कहता है कि तू काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है तेसुमा और तू यहाँ पर काफी डरावना भी लग रहा है। अगर मैं अपना गार्ड डाउन कर देता हूँ फिर तो मैं यहाँ पर मर ही जाऊंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं डैनियल के ऊपर और उसने यहाँ पर अपने बॉडी को स्विच कर लिया है क्योंकि जिहो ने उसे बोला है कि मैं मिलना चाहता हूँ डैनियल पार्क से, ना कि जेम्स ली से। तो लिटिल डैनियल यहाँ पर अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और निकल पड़ता है जिहो से मिलने के लिए। उधर जिहो बोलता है कि डैनियल तुझे तो पता ही होगा, करो या नहीं तो मरो, ठीक वैसे ही मारो या नहीं तो मर जाओ और आज हम में से कोई एक तो मरने वाला है। जो भी हो अभी इस टाइम हमें फास्ट जनरेशन का एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ बताया जाता है कि फास्ट जनरेशन के अंदर हमेशा लड़ाई होती थी एंड ये बंदा ताइसुमा हर फाइट को जीतता था सिर्फ और सिर्फ अपने राइट हैंड को यूज करके एंड इसी वजह से लोग उसको बुलाया करते थे द किंग ऑफ अनसान। बट जब वो जेम्स ली से मिला उस दिन वो हार गया और फिर वो खुद के ऊपर ही डाउट करना शुरू कर दिया एंड ताइसुमा जिस चीज के ऊपर भरोसा करता था उसी चीज को उसने त्याग दिया। मतलब ताइसुमा बिलीव करता था कि खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए हमेशा, लेकिन जेम्स ली से हारने के बाद उसने अपने आप पर ही डाउट करना शुरू कर दिया एंड इसी वजह से उसने अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन किया। ताइसुमा इस टाइम बता रहा था कि मैंने अपने विश्वास को त्याग दिया और उसके जगह मैंने चूज किया गुस्सा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुझे हरा पाऊं या नहीं, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब सिर्फ मेरे अंदर एक ही चीज बचा है कि मैं कैसे भी करके तुझे मार डालूं। एंड तुम देख सकते हो कि ताइसुमा ने फाइनली जेम्स ली के ऊपर एक सक्सेसफुली अटैक लॉन्च कर पाया है। जेम्स ली भी इस अटैक को खा के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वही हडसन कहता है कि क्या जेम्स ली को थ्रेट महसूस हो रहा है? हम देखते हैं तेसुमा तो जेम्स ली के ऊपर पंचेस का भौचार कर देता है और यही कहता है कि क्या हुआ बेटा, क्या तुझे डर लग रहा है? एंड ऐसे ही अटैक को डॉज करते करते जेम्स ली दीवार में जाके टकरा जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के तेसुमा काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन तुम देखो जेम्स ली हर अटैक को डॉज कर रहा है भाई। हडसन तो यह पढ़े बड़ा खुश होता है कि उसका आइडल यहाँ पर जीत रहा है एंड इस टाइम जेम्स ली तो दीवार पे ही चढ़ जाता है। तेसुमा कहता है कि भाई ऐसा लगता है कि तू इधर उधर भाग रहा है सिर्फ, पर जो भी हो मैं इस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन तू अभी भी नहीं बदला। ये कहते हुए तेसुमा तो एक जेम्स ली के ऊपर पंच लैंड करने वाला था, पर तभी जेम्स ली तेसुमा के सर पर खड़ा हो जाता है और फिर एक ही लात में उसको जमीन में गाड़ देता है। एंड जेम्स ली से नहीं यार तू तो काफी कमजोर हो गया है। हम देखते हैं तेसुमा फिर से उठता है और वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, पर जेम्स ली उसके पास आके सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार के उसको घुमा देता है। एंड तुम देख सकते हो कि इसका नकली वाला आग भी टूट गया है। और अभी जेम्स ली बोलता है कि भाई तू पहले स्ट्रॉन्ग था लेकिन अब तू काफी कमजोर हो गया है, तुझे हुआ क्या है? हम यहाँ पर एक तेसुमा का फ्लैशबैक देखते हैं और तुम देख सकते हो कि उस टाइम जेम्स ली के साथ लड़ाई करते हुए इसका हालत क्या हुआ था। एंड फ्लैशबैक के अंदर जेम्स ली तेसुमा को बता रहा था कि भाई देखकर ऐसा लगता है कि तू मेरे को हराना चाहता है, तो चल मैं तुझे बताता हूँ कि तू वो कैसे कर पाएगा। तेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तू अपने ऊपर भरोसा करता है एंड यही चीज तुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। एंड गाइस हमें पता है कि इस प्रेजेंट टाइम में तेसुमा को खुद के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो चीज उसे ताकतवर बनाती थी। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। हम देखते हैं तेसुमा फुल एंग्री मोड में जेम्स ली के ऊपर धावा बोलने आता है, बट जेम्स ली एक ही लात में उसे पीछे धकेल देता है। एंड जेम्स ली बताता है कि भाई तू जो खुद के ऊपर भरोसा करता था वही चीज तुझे स्ट्रॉन्ग बनाती थी, लेकिन मुझसे बदला लेने के चक्कर में तूने अपने उस भरोसे को ही त्याग दिया। तेसुमा तो फिर से यहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन जेम्स ली फिर एक किक मार के इसको पीछे धकेल देता है और इसके बाद जेम्स ली अपने दोनों पैरों से तेसुमा का सर ऐसे पकड़ता है और फिर वो उसे जमीन में ऐसे स्मैश करके उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। एंड जेम्स ली बता रहा था कि भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे लगा था कि इस टाइम
टाइम तो तू मुझे हरा देगा, लेकिन तू तो काफी कमजोर हो गया है पहले के मामले में। वही हडसन तो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक है कि उसका मास्टर यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से पीट रहा है। और अभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं हडसन की, जब शायद हडसन छोटा था और वो पहली बार मिला था तेसुमा से। उस टाइम वो यही कह रहा था कि मुझे आपके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है। तेसुमा तो यही कहता है कि यार ये बच्चा फिर से यहाँ पर आ गया, लेकिन हडसन यहाँ पर बार बार जिद कर रहा था कि उसे तेसुमा से सीखना है। तो उस टाइम तेसुमा बताता है कि भाई देख, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, अगर तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुझे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अगर तू खुद पर भरोसा करना शुरू कर देगा फिर तू कभी नहीं हारेगा। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हडसन तो बहुत रो रहा था क्योंकि उसका मास्टर फिर से यहाँ पर हार गया है। हालांकि तेसुमा अभी भी बेहोश नहीं हुआ है, वो रोते हुए यही कह रहा था कि हडसन मुझे माफ कर देना। जेम्स ली तो यही कहता है कि तेसुमा चल घर जा, तू मेरे लिए कोई थ्रेट वगैरह नहीं है क्योंकि तूने अपने आप को ही धोखा दे दिया है। तभी तेसुमा पीछे से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, मैं यहाँ पर हार तो गया हूँ लेकिन ये बस शुरुआत है। बिकॉज जेम्स ली तू यहाँ पर है तो तुझे ढूंढने के लिए काफी लोग यहाँ पर आएंगे। सो हाँ, फर्स्ट जनरेशन इज कमिंग फॉर यू। जेम्स ली कहता है कि यार ये फर्स्ट जनरेशन फिर से, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं उनको फिर से पीट दूंगा। और वैसे हमारा ये सेकंड जनरेशन भी किसी से कम नहीं है। जेम्स ली ने ये बोला और पूरे पैनल में हमें सेकंड जनरेशन के बंदे लोगों को दिखाया जाता है। और गाइस अगर तुम इन सभी के नाम जानते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डैनियल यहाँ जिहो को ढूंढ लेता है। जिहो कहता है कि तूने मुझे ढूंढा कैसे यहाँ पर, मुझे लगा था कि तुझे याद नहीं होगा। लिटिल डैनियल कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे ये जगह बहुत अच्छे से याद है। एंड गाइस ये वही जगह है जहाँ पर जिहो और लिटिल डैनियल पहली बार एक दूसरे से भिड़े थे, मतलब डो ने इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया था। खैर जो भी हो, अभी तो डैनियल सीधा सीधा पूछता है कि बता जिहो, तूने मुझे यहाँ पर क्या बात करने के लिए बुलाया है। जिहो कहता है डैनियल तेरे पास दो बॉडी है ना। एंड गाइस एक मिनट, जिहो को कैसे पता कि डैनियल के पास दो बॉडी है, उसको जानने के लिए हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जिहो जेल के अंदर था। हम देखते हैं जिहो अभी भी इस टाइम जेल में है, लेकिन डेरियस उससे पहले यहाँ से रिहा हो गया है। तो जिहो ने डेरियस को ये काम दिया था कि तू डैनियल के ऊपर नजर रखेगा, और डेरियस काफी अच्छे से डैनियल के ऊपर नजर रखता है और जिहो को सब कुछ बता देता है कि डैनियल एक दोस्त के साथ रहता है जिसका नाम भी सेम है। और जब लिटिल डैनियल स्कूल में होता है तो वो दूसरा डैनियल हमेशा घर में ही सोता रहता है, कुछ काम नहीं करता। एंड डेरियस ने जे हाई स्कूल में जाके डैनियल का स्टूडेंट रिकॉर्ड भी देखा है, जहाँ पर तो और एक दूसरा डैनियल है। तो डेरियस यही बता रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो तीन डैनियल है। इसे देखकर तो जिहो को समझ में आ जाता है और वो सीधा डेरियस से एक सवाल पूछता है कि मुझे बता, क्या तूने कभी भी दोनों डैनियल को एक साथ देखा है। डेरियस कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो हाँ गाइस, यह से ही जिहो को पता लग गया कि डैनियल के पास दो बॉडी है। खैर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिहो इस टाइम बताता है डैनियल को कि डैनियल मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तेरे पास दो बॉडी है, लेकिन तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि तूने दो बॉडी कैसे हासिल किया। जिहो डैनियल को पकड़ के कहता है कि भाई अगर तूने मुझे बता दिया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कुरु वगैरह भी छोड़ दूंगा। तो तू मेरी मदद कर एक न्यू बॉडी पाने में। हम जैसे लोगों को कोई अच्छे से नहीं समझता, लेकिन मुझे पता है कि तू समझेगा। और हम एक दूसरे को शुरुआत से बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम दोनों ने एक जैसा ही जिंदगी जिया है। डैनियल सीधा सीधा यहाँ पर कहता है कि जिहो तू अपना मुंह बंद कर, हम यहाँ पर एक दूसरे को बिल्कुल भी बहुत अच्छे से नहीं समझते। ये सुनते ही जिहो तो पूरा भड़क जाता है एंड वो सीधा डैनियल के ऊपर चढ़ जाता है। एंड लौंडा यहाँ पर डैनियल को पीटना भी शुरू कर देता है और वो पीटते हुए यही कहता है कि डैनियल मुझे पता है तू मुझे बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि हम दोनों ने एक ही जैसे जिंदगी जिया है। हम दोनों को ही बुली किया गया था, हम दोनों ही बहुत ही बुरे दिखते थे, इसलिए लोगों ने हमेशा हमें धिक्कारा है। और अभी जो मैं बन गया हूँ ना, ये दुनिया ने मुझे ऐसा बनाया है, तो सिर्फ मुझे ही क्यों यहाँ पर सजा मिलेगा। ये कहते हुए लौंडा इस टाइम डैनियल को कैसे पकड़ा हुआ है, देखो भाई ये डैनियल को मार ही देगा। और जियो इस टाइम यही बता रहा है कि तेरे पास दो बॉडी है डैनियल, तुझे पता है कि हैंडसम बॉडी के अंदर जाने के बाद कैसा फील होता है, और वो चीज मुझे भी फील करना है, मुझे भी हैंडसम दिखना है। हम देखते हैं लिटिल डैनियल तो यहाँ जियो को उछाल के फेंक देता है और जियो सीधा जाके गर्म पानी के टैंक में गिरता है, जिससे जियो का बैक यहाँ पर पूरा जल गया है, साथ में उसका ये आधा फेस भी यहाँ जल चुका है। एंड जियो इस टाइम बता रहा था कि डैनियल तुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुम हैंडसम हो तो लोग तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, और एक तरह से कहा जाए तो ये बात बहुत हद तक सही भी है। बट जियो इतना बकवास कर रहा था तो डैनियल उसके मुंह पर एक मुक्का देके मारता है कि साला चुप कर। लेकिन डैनियल नोटिस करता है कि जियो ने उसके पेट के अंदर ये घुसा दिया है। और गाइस ये एक वाइन ओपनर है, इससे वाइन के बोतल को खोला जाता है। और जियो इस टाइम बता रहा था कि जो आज मैं बना हूँ वो मैं
सिर्फ बना हूँ तेरी वजह से। बट गाइस हम जानते हैं जिहो जो आज है वो सिर्फ उसके ही गलती का नतीजा है और जिहो इस टाइम इसी वाइन ओपनर से काफी सारे अटैक करता है डैनियल के ऊपर। एंड अभी भी वो वही बोले जा रहा है कि तेरे पास एक अच्छा बॉडी था, एक परफेक्ट बॉडी था, तू हैंडसम था, इसीलिए लोगों ने तुझे अलग तरीके से ट्रीट किया। पर मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करूं, लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इतना सब होने के बाद भी मैं अपने आप को ओवरकम करता रहा, लेकिन अभी तू कह रहा है कि ये सब मेरी गलती है। तू ऐसा इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि इस टाइम तेरे पास एक और बॉडी है। अभी अगर तेरे पास वो दूसरा वाला बॉडी नहीं होता तो तू भी मेरे ही तरह होता। तू तो यहाँ पर लकी था कि तू अपने जिंदगी को बेहतर कर पाया। एंड ये बात डैनियल को काफी हद तक सच भी लग रहा था। और अभी हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं ड्यूक और डैनियल का। डैनियल इस टाइम मिलने आया है ड्यूक से और यहाँ से कुछ लड़कियां जा रही थी जो डैनियल को देखकर पहचान लेती है। डैनियल को लगता है कि ये शायद मेरे फॉलोअर्स है, पर हम देखते हैं कि इन लड़कियों को तो ड्यूक हवा के साथ फोटो खिंचानी थी। ये देखकर डैनियल बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके और ड्यूक हवा की जिंदगी भी सेम थी। लेकिन यहाँ पर ड्यूक हवा ने मेहनत की, उसने गिव अप नहीं किया और लोगों के बीच वो पॉपुलर बन रहा है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हम देखते हैं कि डैनियल एक मुक्का देख के मारता है इस टाइम जिहो के मुंह पर। और डैनियल कहता है कि जिहो तू अपने अपीयरेंस को ब्लेम मत कर, सच में तू काफी घटिया इंसान है, ये तेरी ही गलती है जिसकी वजह से आज तू ऐसा बन गया, तो तू यहाँ पर दूसरों को ब्लेम करना बंद कर। एंड बोलते हुए डैनियल काफी सारे पंचेस मार रहा था जिहो के ऊपर। डैनियल कहता है कि जिहो लोग बदलते हैं तो मैं यहाँ पर तुझे एक मौका दे रहा हूँ, तू पहले वाला जिहो बन जा। जिहो कहता है कि क्या मैं बदल पाऊंगा? डैनियल कहता है कि हाँ तू खुद को बदल सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वैली पीछे से आके डैनियल को स्टैप कर देता है। तुम लोगों को गाइस याद होगा ये वही संकी गांडू है जो जेल के अंदर था जिहो के साथ और ये इस टाइम बोल रहा है कि ये सब जिहो का ही प्लान है। जिहो भी यहाँ हंसते हुए कहता है कि अबे डैनियल तू सच में एक गधा है, तू आज मरेगा यहाँ पर सरप्राइजली हम देखते हैं वैली यहाँ पर डैनियल को स्टैप नहीं कर पाया, डैनियल ने पहले ही रोक लिया था। एंड डैनियल कहता भी है कि भाई अब तो ये सब मेरे साथ हर रोज होता है। हम देखते हैं डैनियल वैली के हाथ से चाकू छीन के उसे यहाँ से उड़ा देता है और वो जिहो से कहता है कि जिहो में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि ये फाइट तो बस तेरी और मेरी बीच थी, लेकिन तूने यहाँ पर किसी और को भी इन्वॉल्व कर दिया है। पर तभी हम देखते हैं कि जिहो यहाँ पर टूटे हुए कांच के बोतल से अटैक करने आता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल इसको एक ही मुक्के में जमीन में सुला देता है। इसके बाद डैनियल काफी सारे पंचेस मारने लगता है जिहो के मुंह पर। जिहो तो ही कहता है कि सॉरी अब रुक जा प्लीज, मुझे एक चांस दे, हम लोग तो दोस्त है ना। इसे सुन के हम देखते हैं डैनियल जिहो को अपने पैर के ऊपर रखता है और फिर वो उसके सर पर अपना कोहनी देके मारता है। डैनियल कहता है कि तूने अपना मौका खो दिया है, तू यहाँ पर कभी नहीं बदल पाएगा। जो भी हो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पुलिस आ जाते हैं एंड वो सब जिहो को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन पुलिस वाले को यहाँ पर गंध आता है ब्यूटेन की। और गाइस ये ब्यूटेन एक ऐसी चीज है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं एंड तुम देख सकते हो कि अपना डैनियल भी यहाँ पर बेहोश हो चुका है। एंड यहाँ पर ये सारे ब्यूटेन फैलाया है वैली ने। वैली तो ही कह रहा था कि ये सब जिहो का प्लान है। खैर अभी के लिए तो पुलिस वाले यहाँ से डैनियल को निकल लेता है और यही बोल रहे होते हैं कि जिहो कहाँ पर गया। हम देखते हैं डैनियल को यहाँ पर होश आता है और वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर सब कुछ खत्म करना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम जिहो के ऊपर आते हैं और जिहो ने इस टाइम एक कैब ड्राइवर के गले पे चाकू रखा है और यही बोल रहा है कि फटाफट मुझे गैंग बुक में ले चल। अब देखो गाइस जिहो यहाँ पर पूरा पगला गया है। मन में तो वो यही कह रहा था कि अब तक तो डैनियल मर चुका होगा, साला वो मुझे लेक्चर दे रहा था। वो तो खुद लकी है क्योंकि उसके पास 2 बॉडी है, लेकिन मैंने खुद को ओवरकम किया है एंड अभी तो मेरा प्लान शुरू भी नहीं हुआ है। खैर एक कैब ड्राइवर कहता है कि गैंगबैक आ चुका है। एंड गाइस तुम देखो जिहो ऐसे मरे हुए हालत में पता नहीं कहां पर तो जा रहा है और मन में बंदा यही कह रहा है कि मैं आज तो मार ही डालूंगा डैनियल को। सीन शिफ्ट होता है, हम अनसन के नंबर 2 और 3 के ऊपर आते हैं एंड तुम देख सकते हो कि इनके ऊपर बैंडेज लगा हुआ है। और अभी हम देखते हैं कि जिहो भी यहाँ आ जाता है। जिहो कहता है कि जल्दी से जल्दी लड़कियों को यहाँ पर बुलाओ, हमें उन्हें हॉस्टेजेस बनाना है। इसे सुनकर तो जैकी सीधा आके जिहो के मुंह पर एक मुक्का देके मारता है कि साले तेरा प्लान गया भाड़ में, तू देख एक बार उन्होंने मेरे चेहरे का हालत क्या किया है। तूने कहा था कि सियोल में कोई ऐसा नहीं है जो लड़ाई में अच्छा हो, लेकिन देख उन्होंने क्या किया है। जिहो तो उठ खड़ा होता है, वो गुस्से में जैकी के ऊपर अटैक करने वाला था, पर तभी अनसन का नंबर 2 एक स्टिक चला देता है जिहो के मुंह पर। बिकॉज हमें पता है कि वास्को ने चैनिंग के दोनों पैर को ही तोड़ दिया है। चैनिंग कहता है कि अबे साले कमीने, मेरे पैर में अभी चल भी नहीं सकता, उन्होंने मेरे दोनों पैर को तोड़ दिया, अब मैं ऐसे फाइट कैसे करूंगा, साले गधे की औलाद में चल भी नहीं पा रहा, अनसन के अंदर मेरे बहुत दुश्मन है, अब मैं उनके साथ फाइट कैसे करूंगा। एंड ये दोनों यहाँ पर जिहो को और भी कुछ सुनाता है और आखिर में ही कहता है कि भग जा यहाँ से, हमें तेरे प्लान के हिसाब से कुछ भी काम नहीं करना। अब जिहो को यहाँ से भी निकल दिया गया तो इसका ब्लेम भी जिहो डाल रहा था
डैनियल के ऊपर। एंड अब लौंडा कहाँ पर जाए, कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा, यही सब सोच रहा था और तभी उसे याद आता है जेक की। जिहो मन में ये सोच के खुश हो जाता है कि जेक मुझे छुपा लेगा। जिहो जेक के ही पास जा रहा था लेकिन तभी वो यहाँ पर किसी से टकरा जाता है। एंड वही सब लौंडे लपटे है जो जिहो को पहले बुली किया करता था और ये सब यहाँ पर जिहो को पहचान लेता है। तुम लोगों को याद होगा ये सब पहले जिहो को बुली करता था, लेकिन जब जिहो फिर से स्कूल आया तब उसने इन सभी को पीट दिया था। तो जिहो इस टाइम गुस्से में ही कह रहा है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर पीट दूंगा, मार दूंगा। लेकिन तभी इनमें से एक बंदा जिहो के पेट पर एक लात दे के मारता है और ये सब कहता है कि भाई इससे तो काफी गंदा स्मेल आ रहा है, तो चलो इसको नहला देते हैं। ये बोल के ये तीनों ही यहाँ पर पैंट खोलता है और जिहो के सर पर मुंह देता है। जिहो तो अपने मन में सिर्फ यही बोले जा रहा था कि किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। हम देखते हैं जिहो जैसे तैसे यहाँ से भागता है एंड वो भाग के जा रहा है इस टाइम जेक के पास। ये सब बोल रहा है कि भाई भाग जा, तू तो जेल के अंदर ही सेफ था। अब देखो जिहो जेक के पास तो जा रहा है लेकिन इस टाइम वो सोचता है कि अगर क्या होगा जेक ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। पर वो अपने मन में ये भी कहता है कि नहीं, जेक मुझे डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसने जेल के अंदर मुझसे कहा था कि अगर किसी फाइट को तू स्टार्ट करता है तो उस फाइट के अंदर तू अपना सब कुछ झोंक दे, अगर ऐसा करेगा तो फिर तू नहीं हारेगा। सो जिहो कहता है कि हाँ, आज जो मैं हूँ वो जेक के वजह से ही हूँ मैं, और मैं तो एक बिग डील का मेंबर हूँ। बट तभी पीछे से कोई जिहो से कहता है अच्छा तो तू ऐसे खुद को ओवरकम करेगा। जिहो पीछे घूम के कहता है कि तू बाहर में जा। अब ये चीज जिहो ने किसको बोला है वो बाद में रिवील होगा। अभी तो हम देखते हैं जिहो फाइनली बिग डील गैंग के अड्डों पर पहुंच चुका है एंड यह दो बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है जिनमें से एक कहता है कि यार तू नहीं मिल सकता जेक से। जिहो कहता है कि हट जा मेरे रास्ते से, मुझे जेक से मिलना है, वो मुझे छुपा लेगा, मैं बिग डील का लौंडा हूँ, जिहो पार्क। इसे सुनकर तो ये बंदा जिहो के ऊपर चढ़ जाता है कि साले भग जा यहाँ से। लेकिन तभी हम देखते हैं यह जेक आ जाता है। जेक को देखकर तो जिहो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिहो कहता है कि मैं तुझे सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे बिग डील और वर्कर्स का यूनियन मिलके गैंगबग, गैंगडोंग और सेंट्रल सियोल को टेक ओवर कर सकता है। अगर तूने मुझे छुपा लिया तो मैं तुझे ये सब कुछ बता दूंगा। अब जिहो की बात सुन के जेक क्या कहता है, जेक बोलता है कि बेटा तू पहले हॉस्पिटल जा, तेरे दिमाग का तार कट चुका है, हॉस्पिटल जा और अपना इलाज करवा। अब देखो गाइस, जेक से ये बात सुनने के बाद जिहो को ऐसा लगता है कि जेक भी उससे दूर धकेल रहा है, तो जिहो सीधा यहाँ पर एक चाकू निकाल लेता है और यही कहता है कि तू मुझे ऐसे ही यहाँ से नहीं भगा सकता, मैं यहाँ पर आया हूँ तुझे कुछ बताने के लिए। जेक कहता है अच्छा तो बता तू यहाँ पर क्या बताने आया है। जिहो कहता है कि मुझे डैनियल के एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में पता है। एंड गाइस हाँ, जिहो यहाँ पर जेक को बता देता है कि डैनियल के पास 2 बॉडी है। जिहो कहता है कि मैं तुझसे कह रहा हूँ कि उस कमीने के पास 2 बॉडी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों लोगों का नाम एक ही जैसा हो, और तूने शायद उन दोनों को एक साथ भी कभी नहीं देखा होगा। तो तुझे क्या लगता है कि चल जाके उस कमीनों को मार डालते हैं, लेकिन कंडीशन है कि डैनियल पार्क को मैं खुद मारूंगा। जिहो की ये सब बात सुन के तो जेक अभी इस टाइम फट जाता है और यही कहता है कि जिहो तू पागल हो गया है क्या, तू जेल से भाग के क्यों आया है, तुझे पता नहीं है कि तेरा कंडीशन कैसा है, और तू अभी यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जा और अपना इलाज करवा। और गाइस जेक से ये सब बातें सुन के तो जिहो अब पूरा ही पगला जाता है। जिहो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तू जेक नहीं है, मैं जानता हूँ कि तू जेक नहीं है, तू भी उनके साथ मिल चुका है ना। एंड अभी ना जिहो की नजर किसी बंदे के ऊपर पड़ता है जिसको देख के जिहो यहाँ से भाग जाता है। जेक तो अपने लौंडे लोगों को कहता है कि जाओ और जाके उसको पकड़ के लाओ। ये लौंडे लोग कहता है कि बॉस क्या उसको हमें पकड़ना है। जेक कहता है कि मैंने बोला ना उसको पकड़ के ले आओ, उसका दिमाग पूरा घूम चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अंदर जाके जेक बताता है जेसन और ब्रैड को कि जिहो यहाँ पर आया था। ये दोनों पूछता है कि क्या अब वो ठीक है। जेक कहता है कि तो तुम दोनों को पहले से ही पता था। जेसन कहता है कि हाँ हमने सुना था प्रिजन गार्ड को बात करते हुए कि जिहो जेल के अंदर कैसे आया था, अगर उसके पास एक अच्छा लॉयर होता तो शायद उसकी सजा बहुत कम हो जाती। ब्रैड कहता है मुझे तो नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि अगर वो वहां पर गया तो वो पकड़ा जाएगा। तो बॉस अब हम क्या करेंगे। जेक कहता है टेंशन मत लो, मैंने अपने 2 बंदे को भेजा है उसको पकड़ के ले आने के लिए। हम देखते हैं जेक के लौंडे लोग यहाँ पर वापस आते हैं और कहते हैं कि हमने जिहो को ढूंढ लिया। जेक कहता है कि हाँ वो कहाँ पर है। ये लौंडे लोग कहता है कि वो जिहो था ना, वो तो अब यहाँ पर क्या हुआ है जिहो के साथ वो अभी हम लोग देखेंगे। हम देखते हैं डैनियल इस टाइम पुलिस वाले और उस डिटेक्टिव के साथ भागते हुए यहाँ पर आ रहा था। ये वही डिटेक्टिव है जो जिहो के केस में लगा हुआ था। ये सब यहाँ पर आके देखता है कि जिहो एक बड़े से बिल्डिंग के छत पर खड़ा हुआ है। सब लोग तो जिहो को यही बोल रहे थे कि भाई तू नीचे आ जा, कुछ गलत हरकत करने की कोशिश मत करियो। एंड इस टाइम पुलिस वाले को पता लगता है कि छत के ऊपर जिहो के साथ कोई और भी है। अब वो दूसरा बंदा कौन है जो जिहो के साथ इस टाइम छत पे है वो तो हमें नहीं पता चलता, बट नीचे से डैनियल चिल्लाते हुए कहता है कि जिहो इस टाइम तेरे साथ वहाँ पर कौन है। हम देखते हैं जिहो के हाथ में इस टाइम एक फिजिट स्पिनर है एंड वो इस टाइम जिससे बात कर रहा था उससे बात करने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो डर जाता है। नीचे ये डिटेक्टिव तो यही कह रहा था कि ये जिहो किसके साथ बात कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर और भी पुलिस आ जाते हैं एंड बैकअप के लिए एक एम्बुलेंस भी आ जाता है।
बट तब ये पुलिस वाले कहते हैं कि ऊपर देखो। हम देखते हैं जिहो ने बिल्डिंग के छत से जंप लगा दिया है। डैनियल तो यहाँ पर जिहो को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो यहाँ पर जिहो को पकड़ नहीं पाता और उसके सामने ही जिहो यहाँ पर दम तोड़ देता है। यस गाइस, जिहो यहाँ पर डैनियल के सामने ही मर जाता है। ये चैप्टर 371 है जहाँ पर जिहो ऊंचाई से कूदने के बाद मर जाता है। तुम एक बार जाके इसे चेकआउट मार सकते हो। खैर अभी हम लोग जिहो के फ्यूनरल पे आते हैं एंड उसके मॉम डैड तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहे थे एंड डिटेक्टिव इसी केस में था और वो जिहो का ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, केस रिपोर्ट। एंड डिटेक्टिव इस टाइम इस पुलिस वाले से पूछता है कि उस बिल्डिंग के साथ उस टाइम जिहो के साथ कौन था। ये पुलिस वाला कहता है कि जिहो जहाँ से कूदा था हम लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ उस टाइम कौन था, क्योंकि हमने पूरे सीसीटीवी कैमरा को भी चेक मारा है। सिर्फ जिहो ही छत के ऊपर गया था, उसके साथ और कोई भी नहीं गया था। पर डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब गाइस अभी हम देखेंगे उस टाइम जिहो के साथ छत पर कौन था और किसने उसे धक्का दिया था। हम देखते हैं जिहो को, जिसके हाथ में इस टाइम फिजिट स्पिनर है और वो कहता है कि यार तू कब तक मेरा पीछा करेगा, तू टेंशन मत ले, मेरा प्लान तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है। क्या तूने क्या बोला? तुझे शुरुआत से सब कुछ शुरू करना है? तू पागल हो गया है क्या? मेरी बात ध्यान से सुन भाई, मेरे पास और भी प्लान है, हम जरूर जीतेंगे। एंड गाइस जिहो इस टाइम ये सभी बातें किसको बोल रहा है? वो बोल रहा है अपने ओल्ड वर्जन को। तुम देख पा रहे हो कि जिहो का जो पुराना वर्जन है वो इस टाइम जिहो के सामने खड़ा हुआ है एंड उसका ओल्ड वर्जन इस टाइम यही कह रहा है कि मैं जीत चुका हूँ। क्या तुझे याद है वो वाला दिन जब मैंने पहली बार जीता था? एंड गाइस ये वही दिन है जब जिहो ने धक्का देके फेंक दिया था डैनियल और जेम्स ली को बिल्डिंग से। और गाइस अभी भी वो वही सेम चीज करता है, वो अपने आप को ही यहाँ पर धक्का दे देता है एंड यही कहता है कि मैं फिर से इसको ओवरकम कर लूंगा क्योंकि मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। एंड गाइस इसी के साथ 1 नाइट 3 आर्क और जिहो का लास्ट मोमेंट खत्म होता है। सो गाइस तुम लोग कमेंट में जिहो के लिए RIP लिख देना, क्योंकि लुकिज्म में जिहो का सफर तो यहाँ तक खत्म होता है। एंड अब इसके बाद शुरू होता है वर्कर का सेकंड एफिलेट एंड नेक्स्ट वाला आर्क बहुत लंबा है, 21 चैप्टर का है लगभग। एंड आई थिंक कि मैं उसको एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, तो शायद पार्ट वाइज करके मुझे डालना पड़ेगा। खैर जो भी हो, आज के लिए तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी बताना। एंड चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।